May I have your attention please? Train Next Stoppers Express from Exampur to Successpur is arriving shortly. So stay connected with the video to score 100 out of 100 in your exam. मैम ये चैप्टर ना हमें बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, जैसे इतने सारे टाइप्स हैं, इतने सारे फॉर्म्स हैं, हम कैसे याद रखें, और अगर याद रख भी लेना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और मेरा नाम है प्रबलीन कौर, और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम ये चैप्टर ना हमें बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, जैसे इतने सारे टाइप्स हैं, इतने सारे फॉर्म्स हैं, हम कैसे याद रखें, और अगर याद रख भी लेना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये सब ना सब सेम सेम लगते रहते हैं। लेकिन 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 मैं आपको गारंटी देती हूँ, आई अश्योर यू, कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपकी सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर और जान लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला इंसान कैसे चलाता है, फिर पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फिर पढ़ेंगे पार्टनरशिप, फिर पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ऐसे ऐसे करते फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या चॉइसेस रहती हैं एक बिजनेसमैन के पास जब वो बिजनेस खोलता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, जिसका नाम है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब एक बिजनेसमैन बिजनेस खोलता है तो उसके पास क्या सारे ऑप्शंस हैं और उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है। तो पहले तो भैया बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज। अब ये तो हुई बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी, बड़ी हाई फाई, बड़ी प्रोफेशनल सी डेफिनेशन। अब आप इसको मेरे शब्दों में समझो। तो बिजनेस एंटरप्राइज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन यानी लोगों का ऐसा ग्रुप होता है, लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने आप को एंगेज मतलब अपने आप को किसी एक्टिविटी में लगा के रखना। ठीक है, जो अपने आप को एंगेज करता है किसी बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज में। अब बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है, यानी सामान को बनाना, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना, सामान को बेचना, सर्विसेज को प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये सब किस में आती है, बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज में। तो ठीक है, अगर आप इसको मेरे शब्दों में लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन व्हिच पीपल रेगुलरली एंगेज देमसेल्व्स टू सेल गुड्स, टू मेक गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, टीचर आपका किसी भी हालत में नंबर नहीं काटेगा। आया समझ? तो आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर, सोल यानी अकेला इंसान, ठीक है, इंडिविजुअल, सिंगल। अब सिंगल वो वाला नहीं जो आप सबको बताते हो कि यार मैं तो सिंगल हूं, जो आप इंस्टा की बायो पे लिख देते हो सिंगल, वो वाला सिंगल नहीं। ठीक है, सिंगल यानी बिजनेस टर्म्स में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक अकेला इंसान जब बिजनेस चलाता है तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जान लेते हैं डेफिनेशन। बिजनेस ओन्ड यानी ओन्ड मीन्स हक जमाना, ठीक है, जिसका अधिकार होता है, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब एक अकेला इंसान उस पर अधिकार रखता है, उसको मैनेज करता है, उसको चलाता है, उसको कंट्रोल करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब ना मैं टीचर होने के साथ साथ एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। इसका प्रूफ आपको पता चल ही गया होगा उस फोटो से। ठीक है, ये है मेरा मेकअप स्टूडियो और ये हूँ मैं। ठीक है, आपको प्रूफ दिख रहा है। तो हुआ यूं कि यह बात ही ऐसी है कि मुझे ना तैयार करने में बड़ा शौक है, अपने आप को भी तैयार करने में, सबको तैयार करने में। तो जब भी मेरी कहीं फ्रेंड्स को जाना होता था, मेरे रिश्तेदारों को किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाना होता था, तो मेरे पास आ जाते थे और मैं उनको मस्त तैयार कर देती थी। ठीक है, सारा सामान लगा के। लेकिन एक दिन मैंने सोचा यार मैं कब तक फ्री में तैयार करती रहूं ऐसे ही। ठीक है, मैंने एक दिन अपने लिए स्टैंड ले लिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं तो अब एक अच्छी सी मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी। मेकअप आर्टिस्ट यानी मुआ, और भैया वो वाला मुआ नहीं जो आप चैट में लिखते हो, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, वो वाला मुआ।
तो मैंने सोच लिया कि मैं तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी। लेकिन जब बारी आई मेकअप आर्टिस्ट बनने की तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे आती है शर्म अपनी फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से पैसे मांगने में। तो फिर भाई अब हारे का सहारा बैंक हमारा, तो गई फिर मैं बैंक के पास, ठीक है, और मैंने लोन लिया। अब मैंने सोचा कि पैसों की किल्लत हो रही है तो क्यों ना किसी फ्रेंड को अप्रोच करूं कि तू भी साथ में खोल ले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, फ्रेंड को क्यों इनवाइट करना, मेरी तो ऐसे किसी से जमेगी ही नहीं। तो अब अगर मैं अपना मेकअप खुद ही कर रही हूँ तो मैं अकेले ही चलाती हूँ, मैं किसी फ्रेंड वगैरह को भी इन्वाइट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी किसी से जमेगी नहीं, ठीक है। तो मैंने अपना मेकअप स्टूडियो खोल लिया, और आज जो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो मेकअप स्टूडियो चलता भी बहुत है। और वेडिंग का सीजन है तो मैं बिजी चल रही हूँ थोड़ी, बट ठीक है, मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैं अब बन चुकी हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट, यानी टीचर होने के साथ साथ मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। आया समझ? तो अब जान लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, यानी जो अपना एक अकेला बिजनेस मैं चला रही हूं उसमें ऐसे क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर आता है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप यानी एक अकेला इंसान जब कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो उसे बोलते हैं सिंगल ओनरशिप। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली, यानी एक सिंगल इंडिविजुअल ही इसे चलाता है। मेरा मेकअप स्टूडियो है तो मेरा ही हक है, और कोई आकर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल, और सारा पैसा भी उस अकेले इंसान का ही लगता है। अब मेरे पास पैसा नहीं था तो भैया मैं गई बैंक के पास, ठीक है, बैंक वालों से लोन उठाया, तो अब जब मैं चुकाऊंगी वो पैसा तो सारा पैसा मुझे ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। सारा जो मैंने लोन लिया है वो अपने नाम पर ही लिया है, तो वो सारा पैसा मेरा ही हो गया, और सारा कैपिटल मैंने खुद ही लगाया है और किसी ने मेरी मदद नहीं की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी फॉर्म करना, कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको खोलना है। तो जब मैंने अपना मेकअप स्टूडियो खोला ना, मैंने कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं की, ठीक है, बस खोल के बैठ गई और मेरा मेकअप स्टूडियो मस्त खुल गया। तो इसमें कानून की नजर में मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया। तो अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज एंड सेपरेट लॉ गवर्निंग, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई अलग सा लॉ गवर्न नहीं करता है। जैसे कंपनी को चलाने में कंपनीज एक्ट 1956 होती है, जो गवर्नमेंट ने ये स्पेशल रूल लाया हुआ है, तो कंपनीज कैसे चलती है, उस लॉ के अंडर चलती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का ऐसा कोई रूल नहीं होता। हाँ, अगर आपको अपनी दुकान कुछ खोल रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप करवा सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, लेकिन ऐसे कोई सच जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है लिएबिलिटी। प्रोप्राइटरशिप इज पर्सनली लिएबल फॉर ऑल द डिले, यानी जो धंधा खोल के इंसान बैठा हुआ होता है उसकी ही पूरी जिम्मेदारी बनती है। अब मैंने अपना मेकअप स्टूडियो खोल के रखा हुआ है, कल को वो लॉस में जाता है या प्रॉफिट में जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती कि भैया आपकी वजह से नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर उसमें नुकसान होगा या फायदा होगा, ठीक है, तो वो सारा मेरा ही है। तो पूरी लिएबल, पूरा भुगतान मुझे ही करना है उसका, ठीक है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। तो जो कंट्रोल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो एक ही इंसान के हाथ में होता है, ठीक है। यानी अब मैं अपना मेकअप स्टूडियो चलाती हूँ तो मुझे कैसे चलाना है, कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है, वो सब मेरे हाथ में ही है। कोई आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई आके मुझे एडवाइस नहीं दे सकता। हाँ, अगर एडवाइस दे भी रहा है तो भैया चलनी तो मेरी है, जो मेरे मन में आएगा मैं तो वही करूंगी। तो ओनरशिप यानी कंट्रोल, यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर होता है उसी के हाथ में होता है कि इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोल रिस्क बियरिंग, यानी आपको रिस्क भी अकेले ही बियर करना है। अगर आप सुख में आपके साथ कोई नहीं है तो दुख में भी आपके साथ कोई नहीं होगा। अगर प्रॉफिट पूरा मेरा है तो लॉस भी मेरा ही है पूरा, ठीक है। तो होल रिस्क इज बॉर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली, यानी पूरा का पूरा रिस्क एक सिंगल इंडिविजुअल ही बॉर्न करता है। अगर रिस्क होगा, अगर लॉस में जाएगा मेरा मेकअप स्टूडियो तो भी भैया मुझे ही देखना है, वो भी मेरी ही देख रेख है, ठीक है। अगर प्रॉफिट में जाएगा तो भी मेरा ही कॉल है, तो कोई आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई आके मेरा साथ नहीं देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसको हम बोल सकते हैं दो दिल एक जान, ठीक है। नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो मेकअप स्टूडियो है वो कौन चला रहा है? भैया मैं चलाई हूँ, प्रबलीन मैम चला रही है, ठीक है। तो उस मेकअप स्टूडियो को इस नजरों से देखा जाएगा कि ये तो प्रबलीन का ही है, ठीक है। आई बात समझ से? तो इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यानी कंपनी में कैसा होता है, जो कंपनी खुलती है, जो इंसान कंपनी खोलता है उसका एक अलग आइडेंटिटी रहती है, और जब कंपनी खुल जाती है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है लॉ की नजरों में।
लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो दिल एक जान, यानी जो बिजनेस है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो मेरा मेकअप स्टूडियो है वो भी मेरा है और अपने आप को भी मैं ही चला रही हूँ, ठीक है। तो दो दिल एक जान वाला कॉन्सेप्ट इधर यूज होगा। अब नेक्स्ट आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, एलमेंट एटसेट्रा विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। यानी अगर अब ऐसा ना हो यार कल को मुझे कुछ हो जाए तो आपको पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो अगर इंसान पागल हो जाता है, इंसेन हो जाना मीन्स थोड़ा दिमाग से ऐसे ही हो जाना, मेंटली अनस्टेबल हो जाना, या उस इंसान को कुछ हो जाता है तो उसका पूरा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसके बिजनेस में। यानी अगर वो इंसान ऊपर चला गया तो उसका बिजनेस भी उधर ही खत्म हो जाएगा। आई बात समझ रहे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है, अगर जो ओनर है वो अगर ऊपर चला भी जाए, ठीक है, अगर वो स्वर्गवासी बन भी जाए तो भी कंपनी तो चलती ही रहती है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन थे? धीरूभाई अंबानी थे। वो तो इस जिंदगी में नहीं रहे ना, तो इस धीरूभाई अंबानी के बाद उनकी कंपनी कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और नीता अंबानी वगैरह वगैरह, उनके बच्चे बहू चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इंसान चला गया तो उसके साथ उसका काम भी चला गया, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। इसके क्या फीचर्स होते हैं? सिंगल ओनरशिप, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लिएबिलिटी, कंट्रोल, सोल रिस्क बियरिंग, नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर आप इन फीचर्स को अच्छे से याद रख लेंगे ना तो आप इनमें से आराम से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी खुद क्रिएट कर लेंगे। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इनके फीचर्स समझ लेते हैं ना तो आप इसी में से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बना सकते हैं। नो नीड टू मग अप, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें बात हो रही है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी क्या फायदे होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने के, ठीक है। यानी अगर एक बिजनेसमैन खोलता है, अकेले का काम खोलता है, तो वो उससे क्यों खोलना चाहिए वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो ये पहला आता है क्विक डिसीजन, यानी हम फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अगर यही पार्टनरशिप होगा या कंपनी होगी तो उसमें हमें जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। और हमें डिसीजन उनके पसंद आए या ना आए उनकी तो सुननी ही पड़ेगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान को सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो किसी की नहीं सुनता, ठीक है। भले उसको कोई एडवाइस दे या ना दे, वो अपना मन की ही करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी की भी इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होती है। आई वो समझ में। इसलिए जो डिसीजन होते हैं वो फटाफट ले लेता है इंसान। अगर यही पार्टनरशिप या कंपनी होती तो जो डिसीजन 2 दिन में लेते बनते थे वो उन डिसीजन में 2-2 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन यही फायदा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि जो डिसीजन है फटाफट बन जाते हैं, कोई डिले नहीं होता है। आई वो समझ में। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव्स। डायरेक्ट इंसेंटिव्स यानी जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिवॉर्ड है, वो सारे की सारी अकेले इंसान को ही मिलते हैं। कोई भी जरूरत नहीं है उन फायदों को, उन प्रॉफिट को, उन पैसे को बांटने में, ठीक है। जो सारे के सारे फायदे होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, वो एक ही इंसान को मिलते हैं। सारे प्रॉफिट एंड रिवॉर्ड कौन बियर करता है? एक अकेला इंसान ही बियर करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स एंड रिवॉर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटर को ही मिलते हैं। तो डायरेक्ट इंसेंटिव्स प्रोप्राइटर को ही मिलते हैं, किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आसान भी होता है इसे बंद करना। यानी जितना आसान होता है खोलना उतना ही आसान होता है इसको बंद करना। वही अगर हम बात करें कंपनी की तो उसको खोलने के लिए क्या लगता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसको बंद करने के लिए पूरी वाइंडिंग अप की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई तामझाम नहीं है, बस आप आराम से खोलो और जब बन चाहे तो उसे बंद कर लो, ठीक है। तो उसमें कोई भी हैसल लीगल फॉर्मेलिटी की नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेसी मेंटेन करना, अपनी बातों को सीक्रेट रखना। तो इसे हम सीक्रेसी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, वो हम अपने तक ही रख सकते हैं, किसी और को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या होता है कि जो भी हम ओपिनियंस, जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो सबके साथ शेयर करने पड़ते हैं और ऐसे ही बात फैल जाती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आपकी ओपिनियंस रहते हैं वो बस आपके ही होते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आप किसी और को बताएं। अगर आप किसी और को बताएंगे तो हो सकता है आपसे पहले वो
काम सामने वाला कर ले। ठीक है, तो जो भी आपके नेक्स्ट मूव होते हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज होती हैं, वो आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। वो मीम तो सुना ही होगा ना, ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है, तो बस भैया वही है। ठीक है, कि आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, वरना नजर लग जाएगी, लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो सारा का सारा क्रेडिट भैया मेरा ही है, सारी की सारी मेहनत, सारे के सारे एफर्ट्स मेरे ही हैं। ठीक है, पूरा का पूरा रिवॉर्ड मुझे ही मिल रहा है। अब मेरा मेकअप स्टूडियो को काम अच्छा चल रहा है तो मेहनत कौन कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ, और कोई तो आके भी हेल्प कर नहीं रहा है ना। तो ये जो अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग है, ये जो खुशी है, ये अचीवमेंट की जो फीलिंग है, वो मैं अकेले इसको फील कर रही हूँ, किसी और के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। यही अगर बात होती पार्टनरशिप में, अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में मैंने अपना काम खोला होता तो क्या बोलना पड़ता कि हाँ इसने भी मेरा साथ दिया था, तो इसको भी पूरी पूरी फीलिंग आनी चाहिए अचीवमेंट की। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारी की सारी मेहनत मेरी थी, इसलिए सारा का सारा जो अचीवमेंट की फीलिंग है वो भी मेरी ही है। आई बात समझ में? अब यहाँ हो गई हमारी बात सारे मेरिट्स की। ठीक है, यानी क्या क्या फायदे होते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलने के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या डीमेरिट्स होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा क्या चीजें होती हैं जिन्हें एक बिजनेसमैन सोचता है कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो पॉइंट्स है ना, वो आप ड्रॉ आउट कर सकते हो फीचर्स में से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी लिमिटेड रिसोर्सेस यानी इंसान के पास कितना दिमाग होगा? एक दिमाग होगा। ठीक है, कितने आइडियाज होंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, 6 होंगे, हजारों आइडियाज तो उसके पास होंगे नहीं। ठीक है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वो कितने ही हाथ पैर मारेगा? तो एक अकेला इंसान क्या क्या कोशिशें करेगा, क्या क्या हाथ पैर मारेगा। लेकिन अगर यही बात होती पार्टनरशिप की या कंपनी की, तो जितने मेंबर्स रहते हैं उतने ही आइडियाज आते हैं। ठीक है, उतना ही काम बढ़ जाता है। लेकिन इधर क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी अगर एक इंसान अपना बिजनेस खोल रहा है, ठीक है, तो अब जैसे कि मुझे अपना मेकअप स्टूडियो खोलना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने 2-2.5 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से। ठीक है, आइए वो समझ में। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप में खोलती तो हो सकता था 50,000 मेरे कहीं से भी जुगाड़ कर लेती, 50,000 सामने वाला कर लेता, वैसे वैसे करके जो अमाउंट थी वो भी बढ़ जाती। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड यानी सीमित रहते हैं, यानी जो भी पैसा है वो लिमिटेड आता है, वो कम ही आता है। जो भी फंड्स होती हैं, कैपिटल होती हैं, वो बहुत ज्यादा सरप्लस में हमारे पास नहीं आ पाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लिएबिलिटीज, यानी जो लिएबिलिटीज रहती हैं वो अनलिमिटेड रहती हैं। कल को आपका अगर नुकसान हो जाएगा ना, तो आपको उसकी भरपाई अपनी जेब से निकाल के करनी पड़ेगी, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी। लेकिन कंपनी में क्या होता है? कंपनी में अगर आपकी कंपनी लॉस में चली भी जाए ना, तो आपको अपनी जेब से पैसे नहीं भरने पड़ते। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? अगर आप नुकसान में चले गए तो इसका भुगतान, इसकी भरपाई आपको अपनी जेब से निकाल के करनी पड़ेगी, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी। तो उसमें लिएबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, यानी आपके घर तक भी आ जाती हैं, आपके काम तक तो रहती ही है, जो लिएबिलिटीज होती है वो आपके घर परिवार तक भी आ जाती हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट होता है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, यानी बिजनेस की एक लिमिटेड लाइफ होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई जो सोल प्रोप्राइटर है उसको अगर कुछ हो जाए, ठीक है, अगर वो पागल हो जाए, अगर उसको कोई बीमारी हो जाए, अगर वो ऊपर चला जाए, तो उसके साथ बिजनेस भी ऊपर चला जाता है। यानी जो बिजनेस होता है वो भी उधर ही नष्ट, वो भी उधर खत्म हो जाता है। तो जो बिजनेस की लाइफ होती है ना, वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। वैसे कंपनी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी वो थी धीरूभाई अंबानी की। अब धीरूभाई अंबानी तो ऊपर चले गए ना, उस कंपनी को कौन संभाल रहा है? उनके बच्चे। अब डायरेक्टर्स कौन है? मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी है, अनंत अंबानी है, वैसे ही। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर बिजनेसमैन ऊपर चला जाता है तो उसके साथ बिजनेस भी उसका वही खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, यानी जो ओनर होता है उसके पास जो स्किल्स रहती हैं, मैनेजर स्किल्स, वो लिमिटेड ही रहती हैं। उसके पास जो आइडियाज रहते हैं, ओपिनियंस रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, पॉलिसीज रहेंगी, वो लिमिटेड ही होती हैं। जो पार्टनरशिप या कंपनी में क्या होता है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा दिमाग और उतने ही ज्यादा आइडियाज। ठीक है, तो उसमें जो स्कोप रहता है वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में काफी स्किल्स जो होती हैं वो लिमिटेड ही रहती हैं। अब जैसे कि मैं अकेली अपना मेकअप स्टूडियो चला रही हूँ, तो मैं
मैं क्या कर लूंगी, मैं बस एक मेकअप ही कर पाऊंगी ना, मैं मेहंदी तो लगा नहीं पाऊंगी। अब भैया मुझे लगानी आती नहीं है तो कैसे लगाऊंगी, मुझे हेयर स्टाइल तो नहीं कर पाऊंगी ना। तो जितनी मेरी स्किल्स है मैं बस उतना ही काम कर सकती हूँ, ठीक है, जितनी मेरी स्किल्स है मैं उतनी ही सर्विसेज दे सकती हूँ, इससे ज्यादा आप मुझसे उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अगर होती बात पार्टनरशिप की या कंपनी की, तो हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो और एक्सपैंड हो जाती हैं। ओके, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, यानी एक अकेला इंसान कैसे बिजनेस चलाता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। तो ये जो है ये है सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, सबसे पुराना नहीं है लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, यानी सबसे पुराने में से एक है ये। जो सबसे पुराना बिजनेस है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, और जो सबसे पुरानों में से एक है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को हम बोल सकते हैं खानदानी बिजनेस, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, और अपनी देसी अपनी लोकल लैंग्वेज में खानदानी बिजनेस, ठीक है। तो इसको आप मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। इसको चलो अभी कर देती हूँ वरना एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये क्या है, एक जॉइंट फैमिली है। क्या है, एक जॉइंट फैमिली है। ये जो है ये है हेड हमारे, ये जो दादाजी हैं ये क्या है, घर के हेड हैं, ठीक है, ये है हेड, ठीक है। और ये है इनका बड़ा बेटा, ये है इनकी बड़ी बहू, ये है इनका छोटा बेटा, ये है इनकी छोटी बहू, ठीक है। अब बड़े बेटे के और बड़ी बहू के 3 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें 2 उनकी अपनी बेटियां हैं और जो तीसरा ये जो उनका बेटा है ये अडॉप्टेड है, ठीक है, यानी इनका अपना खून नहीं है, ये इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा बेटा है, छोटा बेटा है, उसके 2 बच्चे हैं, यानी उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये हेड है। तो जो हेड ऑफ द बिजनेस, जो हेड ऑफ द फैमिली होती है, उसको जो सारी चीजें मैनेज करते हैं, यानी बिजनेस कैसे चलाया जाएगा, जिनमें सारी स्किल्स रहती हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ता। तो जो हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। तो आप इसे कर्ता भी बोल सकते हैं। बाकी जितने भी ये मेंबर्स हैं, ठीक है, बाकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है को पार्टनर्स। क्या बोला जाता है, को पार्टनर्स, ठीक है, आई बात समझ में। और इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई चाइल्ड 18 साल के बिलो है, ठीक है, यानी वो 18 साल का नहीं है, उससे छोटा है, तो भी क्या वो इस घर का हिस्सा कहलाएगा, यानी क्या वो भी को पार्टनर कहलाएगा? जी हाँ, वो भी को पार्टनर कहलाएगा। तो ये जो सारे बच्चे हैं वो भी को पार्टनर्स हैं। अब एक और बात आती है कि क्या कोई अडॉप्टेड सन, यानी अगर वो आपका अपना खून नहीं है, अगर आपने उसको अडॉप्ट किया है, तो क्या वो भी को पार्टनर कहलाएगा? जी हाँ, वो भी को पार्टनर कहलाएगा। यानी जो बड़े बेटे और बहू का जो बेटा था जो अडॉप्ट किया हुआ है वो भी को पार्टनर है। आई बात समझ में। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने के लिए सबसे जो मेन फीचर होता है वो होता है कि इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए, यानी आपकी विरासत में कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन ज्यादा जिस पे आप अपना बिजनेस करते हैं वो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल ये जो हिंदू HUF वाला जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है वो बहुत हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं। ये जो स्टाइल है ये फॉलो होता है जॉइंट फैमिलीज में। आजकल इंडिया में क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो ये जो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है वो वैनिश, वो खत्म होता जा रहा है। तो आजकल ज़्यादातर स्मॉल फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो इसलिए HUF का जो स्टाइल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इंडिया में भी। तो एक बार डेफिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट फैमिली बिजनेस, यानी जो खानदानी बिजनेस जो चलाते हैं उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो माइनर कौन होता है, जो 18 साल से छोटा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब है माइनर्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। बढ़े आगे, ठीक है, इसके फीचर्स जान लें। ठीक है, इसके फीचर्स नहीं, फीचर्स तो आगे है, हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। दिस बिजनेस इज गवर्न बाय 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी HUF को कौन गवर्न करता है, इसका एक एक्ट होता है, उसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो पहला होता है दया भागा, एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल,
और दूसरा होता है मिताक्षरा, एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। यानी इसमें क्या होता है, मिताक्षरा जो है वो मेल ओरिएंटेड अप्रोच है इसमें, ठीक है। मिताक्षरा क्या है, मेल ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। यानी मिताक्षरा में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो बस लड़कों को ही मिलता है, वो बेटों को ही मिलता है, बेटियों का कोई हक नहीं होता है। लेकिन दया भगा में क्या होता है, मेल्स को भी यानी बेटों को भी हिस्सा मिलता है एंड बेटियों को भी हिस्सा मिलता है, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखते हैं, एम स्टैंड्स फॉर मिताक्षरा, तो ये हो गई आपकी मेल ओरिएंटेड अप्रोच। और दया भगा में यानी इसमें लड़कों और लड़कियों दोनों को हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये भी जो है ना, ये सिस्टम भी, ये जो दो एक्ट है ना, वो भी धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहे हैं, क्योंकि 2004 में एक शायद रूल आया जिसमें ये बोला गया कि अब लड़कियों को भी उनकी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है मिताक्षरा जो मेल ओरिएंटेड अप्रोच है, ये भी धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है, ठीक है। अब है ये, देयर आर 2 कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली, यानी घर में 2 पुरुष तो होने ही चाहिए। फिर आता है एक्सिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी आपको आपकी विरासती जमीन, आपकी पुश्तैनी जमीन जायदाद भी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए दादाजी को कुछ हो गया, यानी जो दादाजी हैं वो ऊपर चले गए, तो अब कर्ता कौन बनेगा। अभी तक जो सारा काम झाम था वो कौन देखते थे, दादाजी देखते थे। अब दादाजी को कल को कुछ हो गया तो अब सारा काम झाम कौन देखेगा। अब जब दादाजी चले जाएंगे तो इसके बाद जो उनको बड़ा बेटा है वो बन जाएगा कर्ता, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो बन जाता है करता, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स की ओर। पहला क्या फीचर है, वैसे ये फीचर्स मैंने आपको फैमिली ट्री के जरिए समझा ही दिया, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला है माइनर मेंबर्स, चाइल्ड बिकम्स ए मेंबर बाय बर्थ ओनली, यानी अगर आपको HUF का हिस्सा बनना है तो आपको उस घर में जन्म लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आपका जन्म होगा तो भी आप उस घर के हिस्सा कहलाओगे, तो भी आप उसका को पार्सन कहलाओगे उस HUF का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब आप 18 साल के होगे तो ही आप कहलाओगे, नहीं, आपको HUF का हिस्सा होने के लिए आपको जन्म लेना जरूरी है, ठीक है। ऐसी हवा में नहीं ऐसी हवा में थोड़ी ना आप को पार्सन बन जाओगे, ठीक है। फिर आता है फॉर्मेशन, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स in the family and ancestral property to be inherited by them, यानी HUF होने के लिए घर में 2 मेल मेंबर्स, 2 पुरुष होना तो जरूरी ही है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ही था। फिर आता है कंट्रोल, ऑल अदर मेंबर्स liabilities limited up to their share in the business। हाँ, जो कर्ता होता है ना उसकी जो लिएबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, बाकी जो को पार्टनर्स रहते हैं उनकी लिएबिलिटी लिमिटेड रहती है। यानी अगर जो फैमिली बिजनेस है वो लॉस पे चला भी गया तो जो कर्ता होगा यानी जो दादाजी होंगे उनको अपनी जेब से भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो बाकी के जो उनकी बेटे बहू वगैरह थे उनको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो लिएबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिएबिलिटी, ये आपको मैंने अभी इधर डिस्कस कर ही लिया है। कर्ता लिएबिलिटीज लिमिटेड, यानी जो कर्ता की लिएबिलिटी क्या होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया ही कि अगर जो HUF है वो लॉस में भी चला जाता है तो जो कर्ता को अपने जेब से, अपने पर्सनल से क्या बोलते हैं भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है तो इधर आएगा अनलिमिटेड, ठीक है। All other members' liabilities limited up to their share in the business। यानी बाकी के जितने मेंबर्स होते हैं, बाकी के को पार्सनर्स की लिएबिलिटी उतनी ही रहती है जितना उनका हिस्सा रहता है बिजनेस में, लेकिन जो कर्ता रहते हैं उनकी लिएबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। मैंने आपको स्टोरी के जरिए वैसे सारे फीचर्स समझा ही दिए थे, बट ठीक है फिर से डिस्कस कर लिए हैं पॉइंट्स। तो यहाँ हमारा HUF ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है।
तो अब कहानी है हमारे बॉलीवुड की दो सुपर हीरोज की, ठीक है। एक है सलमान खान और दूसरे हैं अक्षय कुमार, यानी सैलमोन भाई जिन्हें हम बोलते हैं प्यार से, और दूसरे हैं हमारे खिलाड़ी कुमार, ठीक है। तो सलमान खान को खोलना था अपना एक 5 स्टार होटल मुंबई में सीधा सी के सामने, ठीक है, कि मस्त व्यू दिखे सी का पूरा, लेकिन उसके लिए उनको चाहिए थे टोटल 10 करोड़ रुपए। अब ये आइडिया धीरे धीरे वायरल होने लगा और सलमान खान को प्रॉब्लम हो रही थी पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए में कैसे लेके आऊंगा। तो ये आइडिया पहुंचा अक्षय कुमार तक, और अक्षय कुमार ने कॉल करके बोला कि क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम 5 स्टार होटल खोलने का सोच रहे हो। तो सलमान भाई बोलते हाँ सोच तो रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आके खोल सकते हो। तो अक्षय कुमार ने बोला हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा था खोलने का, ठीक है। तो ये है हमारे सलमान भाई, ये है हमारे सलमान भाई, और ये है हमारे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार, ठीक है। तो अब हुआ यूं कि फिर ये तय हुआ, ये डिसाइड हुआ कि 5 करोड़ लेके आएंगे होटल खोलने में टोटल कितने कैपिटल लग रही थी, कितनी लागत लग रही थी, टोटल 10 करोड़ रुपए। तो सलमान भाई लेके आ रहे हैं 5 करोड़ रुपए और खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार लेके आ रहे हैं बाकी के 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अब ऐसे हुआ, तो अब दोनों में डिसाइड हुआ कि भैया 5-5 करोड़ लेके आ ही रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा ना वो हम आधा आधा करेंगे, यानी आधा तेरा है और आधा मेरा है, ठीक है। तो अब लेकिन और ये जो सारा लीगल काम था, यानी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता था, तो वो सब कौन संभालता था, अक्षय कुमार संभालते थे। कौन संभालते थे, अक्षय कुमार संभालते थे। यानी अक्षय कुमार सिर्फ अपने लिए ही नहीं संभालते थे, अक्षय कुमार सलमान भाई के बिहाफ से भी, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में सलमान भाई के लिए भी ये काम संभालते थे। तो खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार क्या बन रहे थे, म्यूचुअल एजेंट बन रहे थे, ठीक है, म्यूचुअल एजेंट बन रहे थे। अब सलमान भाई ने बोला कि भैया मैं बोली हुई बातों पे विश्वास नहीं करता, जैसे ऐश्वर्या ने भी बोला था मुझे कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन वो भाग गई, वो तो उसने शादी कर ली अभिषेक बच्चन के साथ। तो भैया मैं बोली हुई बातों पे विश्वास नहीं करता हूं, हम एक अग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें सारा कुछ हम नोट पहले से ही कर लेते हैं कि कौन कितना कैपिटल लेके आ रहा है, हमारा प्रॉफिट कैसे बटेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कौन सारा काम धाम संभालेगा, बाकी ऐसे ही सारी हम कंडीशंस पहले से ही मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तय किया कि हम ऐसा ही कुछ अग्रीमेंट बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है पार्टनरशिप का। किसका कहलाता है, पार्टनरशिप का। यानी जब दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे मिलके काम संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनमें एग्री हुआ है 50-50 का। अब जरूरी नहीं है कि 50-50 ही हो, ठीक है, हो सकता है 75 और 25 भी हो, तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसे पहले से ही नोट करना बेहद जरूरी होता है ताकि आगे जाके कुछ लड़ाई ना हो जाए, ठीक है। और इन्होंने एक बनाई है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसमें पहले से ही सारी कंडीशंस मेंशन हो कि क्या नाम होगा कंपनी, क्या नाम होगा होटल का, ठीक है, कहाँ ये लोकेटेड होगी, क्या काम होगा इसका, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब इन्होंने मिलके क्या बनाई है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाई है, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। ये तो अब मैंने आपको समझाया है एक एग्जांपल जिसके जरिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि भैया कैसे बनती है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, कौन म्यूचुअल एजेंट होता है, जरूरी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50 का ही हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो मैंने आपको एक फिक्शनल स्टोरी बताई है, यानी एक काल्पनिक कहानी, मनगढ़ंत कहानी। अब इसको सच्ची में इसको रियल में समझ के बैठ जाना, और वरना आप ये बात फैला दो कि प्रवीण मैम ने तो हमें एक नई कहानी बताई है कि दोनों मिलकर एक होटल खोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी काल्पनिक कहानी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बुकिश डेफिनेशन की ओर। तो ये बता रही है कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। यानी पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन होती है, देखो कितना टफ वर्ड है, ठीक है, एसोसिएशन रहती है 2 या 2 से ज्यादा इंसानों का। अगर एक इंसान ही होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहला जाएगी फिर से, है ना। तो उसमें 2 इंसान होने चाहिए या 2 से ज्यादा इंसान होने चाहिए, ठीक है, who agree to jointly pursue a business activity, जो ये तय करते हैं कि हम दोनों मिलके साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो अब अक्षय और सलमान ने, यानी सलमान भाई और खिलाड़ी कुमार ने क्या तय किया है कि दोनों मिलके हमें होटल चलाएंगे, ठीक है। और इस होटल का नाम रख दिया मानो ऐश्वर्या होटल, ठीक है। ऐश्वर्या की याद में सलमान भाई ने बोला कि हम इसका नाम रखेंगे ऐश्वर्या होटल, ठीक है। तो होटल का क्या नाम था, ऐश होटल,
ठीक है। तो दोनों ने 5-5 करोड़ की कैपिटल लेके आए हैं, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है 50-50 का, ठीक है। और जो अक्षय कुमार है वो म्यूचुअल एजेंट है, यानी वो सलमान भाई के बिहाफ से भी सारा काम कर रहा है। वो अगर उसको कुछ लीगल काम रहता है, उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता है किसी क्लाइंट के साथ, पार्टी के साथ, तो वो सारा काम हम कौन संभालता है? अक्षय कुमार संभालता है, ठीक है। तो ये हुई इनकी पार्टनरशिप फर्म, ये उनकी बन गई एक पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की और, जिसमें बात हो रही है पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में, यानी पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या गुण हैं, ठीक है। तो पहला फीचर आता है इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कोई चीज कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। तो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है? जब दो पार्टनर्स के बीच में लीगल अग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। लीगल अग्रीमेंट यानी कानूनी एग्रीमेंट, जिसमें ये लिखा होता है कि हाँ सलमान एंड अक्षय अब पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लीगल अग्रीमेंट होता है, कानून की नजर में ये वैलिड रहता है कि हाँ अब आप पार्टनरशिप फर्म अपनी खोल सकते हैं। बिटवीन द पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया ही था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड एक ऐसी लीगल अग्रीमेंट रहता है, ऑलरेडी रिटन स्पेसिफाइड अग्रीमेंट रहता है, जिसमें क्या क्या मेंशन रहता है कि पार्टनर्स के क्या नाम है, क्या काम है, पार्टनरशिप फर्म की लोकेशन कहाँ है, यानी वो कहाँ लोकेटेड है, उनका काम क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कौन कितना कैपिटल लेके आया है, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी सैलरी पे की जाएगी, ऐसे ही बहुत सारी कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन की जाती हैं। और ये सब कंडीशन इसलिए मेंशन की जाती है ताकि इनके आगे जाके कोई फ्यूचर में लड़ाई हो जाए तो वो लड़ाई होने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए, वो लड़ाई उधर की उधर ही अवॉइड हो जाए, ठीक है। अब जो सलमान भाई थे उनको बोली गई बातों पे विश्वास नहीं था, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं भैया मैं तो रिटर्न अग्रीमेंट बनाऊंगा। तो जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है वो एडवाइसेबल होता है, क्योंकि बोली गई बातों पर तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। आज बोला है कल भूल जाएंगे, कल मुकर जाएंगे कि नहीं भैया मुझे तो याद नहीं है, मैंने तो ये सब नहीं बोला था। तो यही सुझाव दिया जाता है कि आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट को रिटन में बना लीजिए। ओरल तो बना सकते हैं, ठीक है, आप ओरल अग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ओरल अग्रीमेंट की कोई वैलिड प्रूफ एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यही सुझाव दिया जाता है कि आप एक रिटन अग्रीमेंट बना लें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लिएबिलिटी, यानी जो पार्टनर्स की लिएबिलिटी रहती है वो रहती है अनलिमिटेड। अब जरूरी नहीं है कि अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों 5-5 करोड़ की कैपिटल लेके आए थे। अब हो सकता है उनको लॉस हो जाए टोटल 50 करोड़ का, और वो कैपिटल लेके आए हैं 5-5 करोड़, तो क्या सिर्फ उनको 5 करोड़ रुपए ही भरने पड़ेंगे? नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब उनको अगर लॉस हो जाए तो उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी चुकाने पड़े, ठीक है। यानी बात उनके घर परिवार तक भी पहुंच सकती है। अगर मान लीजिए उनको लॉस इतना हो जाता है कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह रीपे नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि अक्षय कुमार को अपनी बीवी की जमीन भी लगानी पड़े कि भैया इसको भी बेच दो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि वो सड़क पर आ जाए, लेकिन उनकी जो लिएबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही रहती है, यानी जितना आप कैपिटल लेके आए उतना तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर भी आपको अपना पर्सनल पैसा लगाना पड़ेगा रीपे करने के लिए। तो यहाँ क्या है, जो लिएबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, रिस्क बियरिंग। अब इसमें क्या होता है, जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। प्रॉफिट होगा तो भैया तेरा भी होगा, मेरा भी होगा, सलमान का भी होगा, अक्षय का भी होगा। लॉस होगा तो सलमान का भी होगा, अक्षय का भी होगा, ठीक है। तो लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसा होता है, जो रिस्क होता है अकेले इंसान को संभालना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में यही एक फायदा हो जाता है कि अगर लॉस हुआ ना तो हाँ भैया तो हमारा दुख दर्द का साथी है कोई और भी, ठीक है। तो बात यहाँ आ जाती है कि जो रिस्क होता है, जो लॉस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। द पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, जो मतलब जो रेशियो होता है वो ऑलरेडी मेंशन किया जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अब इन दोनों का, अक्षय और सलमान का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 50-50 का था, तो पहले से वो स्पेसिफाई किया जाता है अग्रीमेंट में। इन केस नो रेशियो स्पेसिफाइड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली। हाँ, अगर कोई भी रेशियो स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, अगर उन्होंने अग्रीमेंट में ये लिखा ही नहीं है, ये डिसाइड ही नहीं किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, तो फिर क्या अज्यूम किया जाता है कि बराबर बटेगा, ठीक है। आ गया समझ? तो पहले से ही उसको मेंशन कर दे तो अच्छा है, अगर नहीं किया है तो भैया बराबर बराबर करो आप। अब नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। All the partners are allowed to manage and they may specify the work area of each partner in the partnership deed also। यानी हर एक पार्टनर का हक होता है कि वो प्रॉपर डिसीजन ले,
पार्टनरशिप फर्म में। यानी अगर मान लीजिए अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों होटल चला रहे थे, ऐश होटल, तो जो अक्षय कुमार है वो लीगल काम में बहुत अच्छा है, सारा जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कौन करता है, अक्षय कुमार ही करता है। तो जिसकी जो स्किल सेट रहती है, जिसकी जो स्किल्स होती है, वो उस टाइप से अपना काम संभाल सकता है। तो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। जो जिसमें परफेक्ट होता है वो उस हिसाब से अगर काम करे तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस रहती है वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस बन जाती है। अब हमारी क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी कंपेयरिंग एंकरिंग करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी स्किल्स रहती हैं। तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी जैसी जिसकी स्किल्स होती हैं उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो आप अपने अपने सारे ओपिनियंस बताते हैं, आइडियाज बताते हैं, उस हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है और जो डिसीजन एंड में आता है वो बहुत ही फास्ट एंड अच्छा डिसीजन, क्वालिटेटिव डिसीजन माना जाता है। फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप गेट्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व ऑन द डेथ, रिटायरमेंट, इंसेनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। यानी पार्टनरशिप फर्म के, मान लीजिए अक्षय कुमार और सलमान खान, ठीक है, दोनों बाय रोड कहीं जा रहे थे, ठीक है, और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो पागल हो गए या उनको कुछ हो गया, तो अब उनकी पार्टनरशिप फर्म भी उधर ही खत्म हो जाएगी क्योंकि जो दोनों है वो पागल हो चुके हैं। अब भैया फिक्शनल स्टोरी है, मत ये बात आप उन तक ही पहुंचा दो, हाँ, और वो मेरे पीछे पड़ जाए। तो ठीक है, ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म की ये जो क्वालिटी है, ये जो फीचर है, ये भी बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा ही मिलता है कि अगर पार्टनर्स को कुछ हो जाता है, वो पागल हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनका हिस्सा उधर ही खत्म हो जाता है। आ गया समझ? नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ पार्टनर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 एंड मैक्सिमम इज 100 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। यानी मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए भैया। अगर एक इंसान होगा तो वो पार्टनरशिप तो कहलाएगा ही नहीं, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। तो पार्टनरशिप में आने के लिए 2 इंसानों का, 2 बंदों का होना बहुत जरूरी है, और मिनिमम रहता है 2 और मैक्सिमम रहता है 200। ठीक है, 200 मत कर देना, मिनिमम रहता है 2 एंड मैक्सिमम रहता है 100। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दी पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। यानी म्यूचुअल एजेंसी यानी एक इंसान जब किसी और के बदले में भी एक्ट करता है। अब जो अक्षय कुमार था वो सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वही करता था, पार्टी से वही डील करता था, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने लिए तो करता ही था बल्कि सलमान खान के लिए भी करता था, क्योंकि सलमान खान भी पार्टनर था उसकी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो या तो हर एक इंसान अपना काम संभाल सकता है या तो कोई भी म्यूचुअल एजेंट यानी सबके बदौलत सबके बिहाफ में काम कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या फीचर्स है, फॉर्मेशन यानी कैसे उसको ओपन करना है, कैसे स्टैब्लिश करना है, फिर लिएबिलिटी जो कि अनलिमिटेड रहती है, फिर है रिस्क बियरिंग यानी रिस्क बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग यहाँ अच्छी होती है क्योंकि जितने पार्टनर्स होते हैं उतनी अलग अलग आइडियाज, उतनी अलग अलग स्किल्स रहती हैं। फिर है कंटिन्यूटी यानी पार्टनर्स को कुछ हुआ, पार्टनर्स अगर मर गए तो आपकी पार्टनरशिप फर्म भी उधर ही खत्म हो गई। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 होने चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी आपको बताया ही है कि म्यूचुअल एजेंट एक इंसान भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बात हो रही है अब मेरिट्स की। अब हमने फीचर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो फीचर से भी मैंने आपको बताया ही था कि आप मेरिट्स भी बना सकते हैं और डीमेरिट्स भी बना सकते हैं। तो पहला है इजी टू फॉर्म, यानी ये जो इजी टू फॉर्म इसको बनाना आसान है। कोई कंपनी जैसी हैजल प्रोसेस नहीं है कि भैया उधर कोर्ट में जाओ तो फिर इनकॉर्पोरेशन करवाओ, ठीक है, और ना ही इतनी महंगी है, बस आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है। फिर आता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यानी अगर ज्यादा पार्टनर्स हैं उनकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, वो अपने अपने आइडियाज बताएंगे, और जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतने ही अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते हैं। अब एक इंसान का जो दिमाग होता है वो तो लिमिटेड ही चलता है ना, लेकिन जितने ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं उतने नए नए आइडियाज आते हैं, और जब नए नए आइडियाज आते हैं तो अच्छे डिसीजंस बन के निकलते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग रहती है वो बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, फिर आता है रिस्क शेयरिंग, हमने पढ़ा ही था कि रिस्क भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, जो भी रेशियो मेंशन किया जाता है लॉसेस भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो इक्वली बढ़ते हैं, तो ये भी उधर से ही उठा के लिखा हुआ है बस। सीक्रेसी यानी वही किसी को बताना मत, नजर लग जाती है, वो मौलाना साहब कमिंग इधर भी एप्लीकेबल है, यानी किसी को बताना नहीं है।
अब जैसे कि जो भी पार्टनरशिप फर्म के डिसीजंस होते हैं वो पार्टनर्स तक ही रहते हैं, लेकिन अगर कंपनी होती, कोई पब्लिक कंपनी होती, तो जो डिसीजन रहते हैं वो लोगों तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर लोग तरह तरह के रूमर्स फैलाने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एक फायदा है कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो बातें होती हैं, जो कंपनी के नेक्स्ट मूव्स रहते हैं, जो पॉलिसीज वगैरह रहती हैं, वो बस उन पार्टनर्स तक ही रहती हैं। फिर नेक्स्ट आता है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ही ज्यादा कैपिटल आएगा। अब सलमान खान को अकेले ऐश होटल्स खोलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, लेकिन उसको साथ मिल गया, सलमान खान को साथ मिल गया अक्षय कुमार का, तो 5-5 करोड़ रुपए हो गए, यानी 5 करोड़ रुपए अक्षय कुमार लेके आए और 5 करोड़ रुपए सलमान खान लेके आए। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग आते हैं उतने ही अपना साथ पैसा लेके आते हैं, उतने ही अपने साथ कैपिटल लेके आते हैं। जो इसमें पार्टनरशिप फर्म में क्या एडवांटेज है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी यूज मिलते हैं, यानी जितने लोग आएंगे उतना अपने साथ पैसा लेके आएंगे, तो फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात होती तो एक ही इंसान सारा पैसा लगाता है। अब एक ही इंसान के लिए टफ हो जाता है कि इतना सारा पैसा कैसे लेके आए वो। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज रहते हैं, यानी पैसा ज़्यादा मिलता है, कैपिटल ज़्यादा लगती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स भी ऑफकोर्स मोर रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे मेरिट्स। अगर आप फीचर्स को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आप आराम से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स निकाल सकते हैं। नो नीड टू मकअप, बस आपको अच्छे से समझना है, रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई और फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप चीज़ों को रटें, अब बस अच्छे से समझें। अगर आप फीचर्स ही समझ लेते हैं तो आप आराम से उसमें से मेरिट्स भी निकाल सकते हैं, डीमेरिट्स भी निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि हाँ भैया पार्टनरशिप में ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ठीक है, तो आप उसमें आराम से अपने एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं, आराम से अपनी हेडिंग्स भी बना सकते हैं, अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरिट्स पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट डीमेरिट्स, यानी क्या नुकसान है। तो पहला है अनलिमिटेड लिएबिलिटी। भैया ये हमने फीचर में भी पढ़ा था कि लिएबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, यानी बात घर परिवार तक पहुंच जाती है। अगर आपके पार्टनरशिप फर्म का पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है तो आपको अपना पर्सनल पैसा भी लगाना पड़ेगा डेट्स को रीपे करने के लिए, तो यहाँ लिएबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, फिर आता है इधर से चलते हैं ऐसे 1-2 रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी का फायदा भी है, नुकसान भी है। यानी जो अक्षय कुमार कर रहा था वो अपने बिहाफ से तो कर ही रहा था, बट सलमान खान के बिहाफ से भी कर रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और सिर्फ अपना ही देखते हैं, तो सिर्फ अपनी जो म्यूचुअल एजेंसी का काम रहता है ना, वो दूसरों को इग्नोर करने लगते हैं, यानी सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने लिए ही काम करते हैं। ठीक है, अगर मान चलो अभी तो अक्षय कुमार तो अच्छा था, सलमान खान का साथ दे रहा था, मान लीजिए इसकी जगह कोई और होता, अभिषेक बच्चन होता उसका पार्टनर, तो अभिषेक बच्चन क्या सोचता है कि भैया मैं तो अपना ही देखता हूँ, जाने दो भाड़ में सलमान को। ठीक है, तो वो इंसान पे डिपेंड करता है, इसलिए जो म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क भी रहता है, फायदा भी रहता है, रिस्क भी रहता है, और वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट। अब जहां लोग बढ़ते हैं वहां लड़ाइयाँ भी बढ़ती हैं। अगर अकेला इंसान होता है तो उसको किसी की परवाह नहीं होती, वो सारे डिसीजंस खुद ही लेता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते हैं उतने ज़्यादा ओपिनियंस आते हैं, फिर एक बोलता है नहीं ये करना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं ये करना चाहिए, तो वैसे जितनी ज़्यादा बातें आती हैं ना उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। अब हम जिनकी जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में कितने सारे लोग रहते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ बड़ी कलेश होते हैं। ठीक है, तो वो कलेश क्यों होते हैं कि इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि भैया किसी की चलती नहीं, कोई अपना बोलता है, कोई अपना बोलता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं भैया, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स आते हैं, उतने ही कॉन्फ्लिक्ट्स, उतनी लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा नाम रख सकते हैं कलेश। जैसे आपकी बुआ के कलेश करती है ना आपके घर में, वैसे ही जितने ज्यादा पार्टनर्स जुड़ते हैं, जब पार्टनर्स एड ऑन होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कलेश भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी पब्लिक का कॉन्फिडेंस, पब्लिक की इनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती। अब कंपनी में क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी के डिसीजंस होते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, तो फिर पब्लिक बूस्ट होती है, पब्लिक कंपनी को भी बूस्ट करती है कि हाँ आपका जो नेक्स्ट मूव है वो अच्छा है, आपकी स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज अच्छी हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो डिसीजंस रहते हैं वो सिर्फ अपने तक ही रहते हैं, तो लोगों को पता चल नहीं पाता, और इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस ही, यानी लोगों का ये दिल भी नहीं जीत पाते उतना। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी ये भी हमने फीचर में पढ़ा ही है कि अगर पार्टनर्स को कुछ पार्टनर्स को कुछ हो जाता है, पागल हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कुछ बीमारी लग जाती है, वो ऊपर टपक जाते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म भी उधर की उधर ही खत्म हो जाती है, उधर की उधर ही तहस नहस हो जाती है। ठीक है, फिर अब आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही रहते हैं। जो कंपनी के रिसोर्सेज रहते हैं ना, वो बहुत रहते हैं, बिकॉज कंपनी को जो पैसा होता है वो कहाँ से मिलता है, पब्लिक से भी मिलता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, बस 200 ही हो सकते हैं। तो 200 इंसानों से ज्यादा वो पैसा नहीं, बस 200 इंसान ही अपना कैपिटल लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं। ठीक है, तो उनको उतना पैसा, उतनी शेयर कैपिटल उनकी बढ़ जाती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि बस 200 लोगों से ज्यादा लोग पार्टनर्स ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी यही क्या बोलते हैं, डीमेरिट भी बन जाता है। इसलिए उनके जो रिसोर्सेस रहते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि बस हम उतना ही 200 लोग, 200 पार्टनर्स जितना पैसा लेके आ रहे हैं, बस हम उतना ही यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम उससे ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 200 ही हो सकता है किसी फर्म में सिर्फ 50 पार्टनर ही हो, तो वो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। यानी 50 पार्टनर्स रहेंगे तो बस उनको 50 पार्टनर्स का ही कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो अब ये हो गए आपके डीमेरिट्स। हमने क्या पढ़ लिया है, फीचर्स पढ़ लिए हैं पार्टनरशिप फर्म के, मेरिट्स पढ़ लिए हैं, डीमेरिट्स पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के भी क्या क्लासिफिकेशन है, किस किस तरह के पार्टनर्स रहते हैं, किस किस तरह के लोग होते हैं ना, वैसे ही किस किस तरह के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्टनर आता है भैया एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। एक्टिव यानी जो सबसे चुस्त दुरुस्त हो। ठीक है, तो contributes capital, participates in the management of the firm, shares profits and losses and bears an unlimited liability। यानी ये अपने साथ, ये सबसे अच्छा इंसान, ये सबसे अच्छा पार्टनर रहता है, पता, तो ये अपने साथ कैपिटल भी लेके आता है। ठीक है, इसकी लिएबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है। ठीक है, फिर ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, यानी डे टू डे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, तो ये सब कुछ करता है। तो कुल मिला के ये है सबसे एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक्टिव पार्टनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब करता है, ये कैपिटल भी लाता है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज भी करता है, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है, ये चारों काम वो करता है, इसलिए वो तो होता है एक्टिव, यानी वो सबकी इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, सब पार्टनर्स को इसी से सीखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टनर के बारे में, स्लीपिंग और डॉर्मेंट। स्लीपिंग यानी सोया हुआ। ठीक है, तो ये जो पार्टनर है वो रात भर पार्टी करता है और दोपहर को पूरे दिन सोता रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डस नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इसलिए अब वो पूरे दिन भैया सोता रहता है, तो वो कहाँ डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, कहाँ वो मैनेज कर पाएगा। इसलिए ये जो पार्टनर रहता है स्लीपिंग पार्टनर, ये अपने साथ कैपिटल भी लाता है। ठीक है, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है, बाकायदा प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है, लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी इसमें सिर्फ 3 गुण होते हैं, क्योंकि ऐसे याद रख लो, क्योंकि वो पूरे दिन सोता रहता है, तो वो डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए इसमें स्लीपिंग पार्टनर में बाकी सारी 3 क्वालिटीज होती हैं, बस वो पार्टिसिपेट नहीं करता है एक्टिविटीज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट यानी छुपा हुआ रुस्तम जिसे बोल सकते हैं। Whose association with the firm is unknown to the general public। यानी ये पार्टनरशिप फर्म में तो होता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। ये काम तो करता है बैकएंड से, पीछे से ये काम तो करता है, लेकिन सबके सामने नहीं आता है। ठीक है, ये सब कुछ करता है, ये बस क्या करता है, अपनी जो आइडेंटिटी होता है वो लोगों को नहीं बताता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है छुपा रुस्तम, दैट इज सीक्रेट पार्टनर। आई बात समझ में। तो ये देर रात तक पार्टी करता है, पूरे दिन सोता रहता है, इसलिए स्लीपिंग पार्टनर है। ये छुपा हुआ रुस्तम है, इसको आप ऐसा भी याद कर सकते हो, छुपा हुआ रुस्तम। ठीक है, ये है पार्टी एनिमल हमारा। फिर है नेक्स्ट, ये सबसे शरीफ है और सबसे अच्छा है ये। और नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल तो आप इनसे क्या याद रख सकते हैं, नेम। तो ये जो नॉमिनल पार्टनर है ना, ये अपना नाम देता है। ठीक है, तो अब कैसे बताती हूँ आपको। by his words or conduct gives an impression to others that he is a partner of the firm।
यानी अपना सिर्फ ये नाम देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने जो मेरा अपना मेकअप स्टूडियो का काम था, तो मैंने कैटरीना कैफ को कॉल किया कि मैम क्या आप मेरी पार्टनर बन सकती हो। तो कैटरीना ने बोला कि नहीं, मैं पार्टनर नहीं बन सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर शो कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारी फर्म की पार्टनर हूँ, ठीक है। तो अब जब मैंने ये शो किया, तो यानी कैटरीना ने ऐसे शो किया, एक ऐसा ऐड चलाया जिसमें कैटरीना ये बता रही है कि वो प्रवीण मेकअप स्टूडियो की पार्टनर है, तो भैया लोग खूब खुश हो गए, खूब सारे क्लाइंट्स आने लगे मेरे पास, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के क्या होता है, बस जो पार्टनर होता है वो अपना नाम ही देता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब नॉमिनल से याद रख सकते हैं नेम, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट होता है पार्टनर्स बाय एस्ट्रिपल, अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। यानी ये जो पार्टनर होता है ये एक्चुअल में पार्टनर तो नहीं होता है, बट ये भी अपना नाम इसलिए देता है ताकि रेप्यूटेशन बिल्ड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अक्षय और सलमान जो थे उन्होंने अब मुंबई में तो होटल खोल लिया, ठीक है, सीधा सी के सामने। अब उन्होंने सोचा कि हम एक होटल अपना यूएसए में भी खोलेंगे। तो जब वो यूएसए गवर्नमेंट के पास गए, यानी वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम आपको नहीं परमिशन देंगे इधर होटल खोलने के लिए। तो फिर अब भैया अक्षय कुमार और सलमान खान, यानी अक्षय कुमार ने कॉल किया, अक्षय कुमार ही ज़्यादातर डील वगैरह करता है, नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी भैया वो हमें परमिशन नहीं दे रहे, थोड़ी बात कर लो। तो फिर मोदी जी ने फ़ोन घुमाया डोनाल्ड ट्रंप को कि ऐसे अक्षय कुमार और सलमान खान को यूएसए में होटल खोलना है भैया, तो आप परमिशन दे दो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की बनती है अच्छी मोदी जी से, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने सुन लिया और उनको परमिशन दे दी होटल खोलने की, ठीक है। तो यानी नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया है, मोदी जी ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी है और उनकी वजह से किसका काम बन रहा है, अक्षय कुमार और सलमान खान का काम बन रहा है, ठीक है। तो पार्टनर, तो इस केस में नरेंद्र मोदी क्या एक्ट कर रहे हैं, पार्टनर बाय एस्ट्रिपल। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या लग रहा है कि मोदी जी का भी हाथ है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को यानी अक्षय और सलमान खान को परमिशन दे दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये अज्यूम कर रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी का भी हाथ है। आई बात समझ में? तो इस केस में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, पार्टनर बाय एस्ट्रिपल का एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, हु इज रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई दिस इंप्रेशन डिस्पाइट बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। यानी इस पार्टनर को पता तो है कि इसके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं करता, लेकिन इस बात को वो फिर भी नहीं रोकता, तो वो बन जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। अब मान लीजिए अक्षय कुमार और सलमान खान का जो बिजनेस है उसमें शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान का भी नाम यूज हो रहा है और शाहरुख खान को पता है कि भैया अक्षय और सलमान उसका नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा, वो फिर भी रोक नहीं रहा उनको। तो इस केस में हमारा शाहरुख खान, ठीक है, क्या बन जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी उसे पता हो कि उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी स्टेप नहीं उठा रहा उसको रोकने के लिए, तो इस केस में वो इंसान बन जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के जरिए ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट वाले जो पार्टनर्स रहते हैं ना उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, बट आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। एक्टिव पार्टनर ये होता है जो सबसे चुस्त दुरुस्त एक्टिव रहता है, सारा काम झाम संभाल लेता है, स्लीपिंग यानी सब कुछ करता है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, पूरे दिन सोता रहता है। ये होता है हमारा छुपा हुआ रुस्तम, जिसकी आइडेंटिटी लोगों में नहीं पहुंचती है। ये होता है नॉमिनल, यानी अपना नाम देता है, ठीक है, नाम की वजह से बिजनेस चलने लगता है। ये होता है पार्टनर बाय एस्ट्रिपल, जो मैंने आपको नरेंद्र मोदी का केस बताया है। और ये होता है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी जिसको पता हो कि नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन वो फिर भी ना रोके, ठीक है। तो उधर तक हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, अब पढ़ेंगे हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पार्टनर्स किस टाइप के होते हैं। अब भैया पार्टनर्स किस टाइप के होते हैं ये तो हमने जान लिया, इंसान किस तरह के होते हैं ये तो जान लिया। अब ये भी जान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म किस तरह के होते हैं। जैसे घर किस तरह के होते हैं, ठीक है, डुप्लेक्स होते हैं, ट्रिप्लेक्स होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म अब किस टाइप की होती है अब हम ये पढ़ने वाले हैं। सो पहला आता है पार्टनरशिप एट विल। अब विल शब्द से ही समझ आ रहा है कि इच्छा, डिजायर, ठीक है, डिजायर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड कम्स टू एन एंड व्हेनेवर पार्टनर्स डिजायर सो। यानी ये पार्टनरशिप हम तब ही खुलती है जब पार्टनर्स चाहते हैं, जब पार्टनर्स की इच्छा होती है कि चलो खोल लेते हैं, ठीक है। और जब इनका मन होता है कि नहीं अब बस भैया बहुत हो गया, अब हम काम नहीं कर रहे, तो उसको वो बंद भी कर देते हैं। तो यानी ये पार्टनर्स होते हैं मन मर्जी के मालिक, जो इनके मन में आएगा वो करेंगे, ठीक है। तो इनको आगे सबको झुक के रहना पड़ेगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट होता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, यानी इसका नाम से ही समझ आ रहा है फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 3 years और 5 years एक्सेट्रा, यानी पहले ही डिसाइड हो जाता है। इनकी जो पार्टनरशिप डीड रहती है ना, उसमें पहले ही मेंशन हो जाता है कि भैया ये पार्टनरशिप फॉर्म बस 5 साल तक चलेगी या 3 साल तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी। तो यानी ये टाइम के हिसाब से चलती है कि जैसे ही आपका वक्त खत्म हुआ आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म भी बंद कर लो। फिर नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी पर्टिकुलर सबसे ही समझ आ रहा है, स्पेसिफिक किसी को कुछ काम होता है, कुछ मकसद होता है। द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर, यानी ये पार्टनरशिप फॉर्म इसलिए खुलती है जब इनको कुछ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपनी 10-12 फ्रेंड के साथ एक पार्टनरशिप फॉर्म खोली कि भैया हम इधर कॉलोनी काटेंगे, और जैसे ही हमारी वो हमने कॉलोनी काटी, कॉलोनी खुल गई, हमारे जो फ्लैट्स वगैरह थे, जो हमने उसमें विलास बनाए हुए थे, घर वगैरह बनाए हुए थे, वो बिक गए, तो हमने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी जैसे ही आपका मकसद पूरा हुआ आपकी पार्टनरशिप फॉर्म भी बंद हो गई। तो ये रहती है किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो किस वजह से होती है, विल, यानी जब इच्छा होगी तब खुलेगी, तब बंद हो जाएगी। फिक्स पीरियड के लिए, यानी वक्त के अनुसार चलना है, 5 साल के लिए खोलो, 6 साल के लिए खोलो, जैसे ही आपका वक्त खत्म हुआ आपको अपनी फर्म भी बंद कर देनी है। फिर यह है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी अपना जब मकसद पूरा हुआ, ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल टिल हियर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बात हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो पहले, फिर इसको मैं तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में समझाती हूँ। पढ़ लिया, अब मैं इसको अपने वर्ड्स में समझाऊं तो ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव यानी शब्द से ही समझ आ रहा है कोऑपरेशन, यानी मिलजुल के, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who join together for mutual help of members, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन रहती है। वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से, किसी को जोर जबरदस्ती पकड़ के हम नहीं लाए हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से जब मेंबर्स आते हैं, ठीक है, और काम करते हैं भले के लिए, ठीक है। तो इधर प्रॉफिट मोटिव नहीं बोल रही मैं, इधर क्या बोल रही हूँ, भले के लिए। जब मैं आपको बिजनेस की डेफिनेशन समझाती थी तो क्या बोलती थी कि पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं इधर बोल रही हूँ भले के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, यानी एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे की वेलफेयर के लिए। जब वो साथ मिल के काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आई बात समझ में। तो वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से हम मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। हु जॉइन टुगेदर यानी इकट्ठे आए हैं फॉर म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल हेल्प यानी एक दूसरे की हेल्प करना। मेंबर्स ऑफ मेंबर्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ना, बस उन्हीं लोगों की मदद करना है। ऐसे नहीं कोई बाहर से आके बोल रहा है, कोई थर्ड पार्टी आके बोल रही है हमारी भी मदद कर दो भैया, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहना जरूरी है, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब जान लेते हैं फीचर्स इसके। अभी अब मैंने आपको क्या समझाई है, डेफिनेशन। अब इसमें किसके क्या गुण होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो समझते हैं। सो वॉलंटरी एसोसिएशन, एनी पर्सन कैन जॉइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ शी और ही हैज कॉमन इंटरेस्ट, यानी अगर इंसान का इंटरेस्ट है, अगर इंसान की मर्जी है, उसकी इच्छा है, तो जी हुजूर आपका स्वागत है यहाँ, ठीक है। तो आप बेशक, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वॉलंटरी एसोसिएशन यानी अपनी मर्जी से आना है, किसी की जोर जबरदस्ती पे नहीं आना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लीगल स्टेटस। हाँ भैया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कंपल्सरी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, तभी आपको लीगल स्टेटस, तभी आपको कानून की नजर में एक प्रॉपर लीगल दर्जा मिलेगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेड लिएबिलिटी। हाँ भैया, अब पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि आपकी लिएबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी, यानी आपकी जो बात है, यानी आपको अपना पर्सनल पैसा भी लगाना पड़ता था रीपे करने के लिए, डेट्स रीपे करने के लिए। लेकिन 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 इधर यह फायदा है, The liability of members is limited to the extent of amount contributed as capital। यानी जो इंसान जितना कैपिटल लेके आया है बस आपका उतना ही हक बनता है कि अगर लॉस वगैरह कुछ हो जाता है तो आपको बस उतना ही पैसा रीपे करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है इधर। अब फायदे को भी हम पढ़ेंगे मेरिट्स में। तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या था, अनलिमिटेड लिएबिलिटी थी, लेकिन इधर लिमिटेड लिएबिलिटी है, जितना आप कैपिटल लाए हो उतनी ही आपकी लिएबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं, कंट्रोल। द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन दी हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। अब ऐसा नहीं होता, अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था कि जो पार्टनर्स मिलजुल के डिसीजन लेते थे, लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक, क्योंकि ये एक पूरी प्रॉपर लीगल स्टेटस मिलता है इसे, तो इसकी एक अलग सी कमेटी बनती है। ठीक है, तो जो कमेटी बनती है, जो इलेक्टेड जो मेंबर्स रहते हैं वो इसका डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यानी हर कोई डिसीजन नहीं ले लेगा, ऑफ कोर्स लोगों से भी, उसके मेंबर्स से भी पूछा जाता है, लेकिन जो डिसीजंस बनाने की पावर रहती है वो रहती है कमेटी के हाथों में। ठीक है, फिर आता है सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यानी इसका मकसद रहता है लोगों का भला करना, लोगों का यानी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, यानी मेंबर्स का भला करना। ठीक है, और प्रॉफिट मोटिव भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो सेकेंडरी बात आ जाती है। पहले आपको भला करना है आपके मेंबर्स का, फिर कुछ बच रहा है तो आप प्रॉफिट की तरफ सोच सकते हो, लेकिन प्रॉफिट मोटिव मेन गोल नहीं रहता है। ठीक है, आई वो समझ में। और जो प्रॉफिट बचता भी है वो भी किसमें लगा दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट, लाइक उसकी बिल्डिंग्स के लिए, उसकी मशीन्स वगैरह के लिए ही लगा दिया जाता है। तो सबसे मेन गोल इनका यही रहता है कि हम अपने लोगों का, हम अपने मेंबर्स का भला करें। ठीक है, फिर इक्वल वोटिंग राइट्स, वो फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, यानी हर एक इंसान को अपना एक वोट मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो मेरा एक वोट काउंट होगा। ठीक है, अब मैं एक इंसान जा रहा है वोट देने तो सिर्फ उसका एक ही वोट काउंट होगा ना। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या रहता है, एक इंसान का एक वोट रहता है। ऐसा नहीं कि अगर वो ज़्यादा कैपिटल लेके आया हुआ है तो उसका एक नहीं, उसके 10 वोट माने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान का अपना एक वोट रहता है और वहीं से कमेटी बनती है और वहीं से फिर डिसीजंस आते हैं। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें बात हो रही है मेरिट्स के बारे में, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इसके फीचर्स पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे इसके क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। मैंने आपको बताया ही था कि हर एक इंसान का एक अपना वोट रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप भर भर के कैपिटल लेके आ रहे हैं, अगर आप खूब सारा कैपिटल लेके आ रहे हैं तो आपके वोट्स ज़्यादा काउंट होंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक इंसान का अपना वोट काउंट होता है। तो वन मैन वन वोट वाली पॉलिसी फॉलो होती है इधर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेड लिएबिलिटी, यानी आपका जितना कैपिटल होगा आपकी लिएबिलिटी भी उतनी ही होगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना पर्सनल पैसा इधर मतलब यूज़ कर, आप अपना पर्सनल पैसा लगाए रीपे करने के लिए डेट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जितनी कैपिटल है बस आपकी लिएबिलिटी भी उतनी ही होती है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेबल एग्जिस्टिंग, यानी इसके जो एग्जिस्टेंस रहता है, इसकी जो फॉर्मेशन, जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट रहती है वो स्टेबल रहती है। अब पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि अगर पार्टनर को या ओनर को कुछ हो जाता था, अगर वो पागल हो जाता था, अगर वो ऊपर चला जाता था, तो फर्म ऑर्गेनाइजेशन भी उधर ही बंद हो जाती थी, उधर ही खत्म हो जाती थी। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेंबर को कुछ हो भी जाता है इन केस, तो आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वैसे की वैसे ही चलती रहती है। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग यानी अफोर्डेबल रहती है। अब भैया जो मेंबर्स होते हैं वो कोई सेलिब्रिटीज़ तो होते नहीं हैं, उसके आम लोग ही होते हैं, आपके और मेरे जैसे। ठीक है, तो उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी अफोर्डेबल रहती है, कोई बहुत हाई फाई इसकी फंक्शनिंग नहीं रहती है। इसका जो मैनेजमेंट रहता है वो बहुत ही अफोर्डेबल रहता है। ठीक है, यानी सस्ता रहता है। चीप तो नहीं बोल सकते, चीप काफ़ी अनरिलेटेड वर्ड आ जाएगा इसके लिए, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो फंक्शनिंग है वो इकोनॉमिकल है, यानी अफोर्डेबल है, बस में है मेंबर्स के, ऐसी फंक्शनिंग रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को लगता है कि भैया ये भले के लिए काम कर ही रहे हैं तो हम भी घुस जाते हैं ना, तो इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे देती है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे देती है। जैसे कि कभी कभार इनको सब्सिडीज़ मिल जाती हैं, इनके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स भी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक माफ़ कर देती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट मिलता है इनको गवर्नमेंट के द्वारा।
फिर नेक्स्ट होता है इजी टू फॉर्म, यानी इसकी फॉर्मेशन भी इजी रहती है। कोई कंपनी जैसे बहुत हैजल प्रोसेस, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं रहती कि आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना है, आपको एनसीएलडी जाना है, आपको आरओसी जाना है, नहीं, आपको बस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर, और जब ये हो जाता है तब आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी खुल जाती है, बन जाती है, ठीक है। फिर आता है ओपन मेंबरशिप, यानी आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ठीक है। आपके लिए द्वार खुले हुए हैं, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आओ भैया आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आना है, अगर आप वेलफेयर के लिए सोचते हैं तो आप बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब ये हुए इनके फायदे। अब हम बढ़ते हैं डीमेरिट्स की ओर, यानी क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो अब वही से वैसे फीचर से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है लिमिटेड कैपिटल। अब लिमिटेड कैपिटल क्यों भैया, आप सोच रहे होगे कि मेंबर्स उतने सारे होते हैं, फिर कहाँ का लिमिटेड कैपिटल। अब भैया ये जो मेंबर्स होते हैं ना, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज, कोई सुपरस्टार्स नहीं होते, ये आम बंदे ही होते हैं। तो एक कॉमन मैन, एक आम बंदा कितना कैपिटल लेके आएगा, कितना ही पैसा लेके आ जाएगा। तो इसका जो कैपिटल रहता है, भले ही मेंबर्स ज्यादा हों, लेकिन जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है ना, वो कम ही रहती है अक्सर, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं लिमिटेड कैपिटल। फिर आता है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। अब जो इसका मैनेजमेंट होता है ना, वो इनसफिशिएंट होता है। इनसफिशिएंट क्यों होता है, हम पार्टनरशिप में, कंपनीज में क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं, जो ये देखते हैं कि काम कैसा चल रहा है, जो काफ़ी स्किल्ड, काफ़ी क्वालिफाइड, एजुकेटेड रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, तो इनके पास इतना ज़्यादा कोई पैसा तो रहता नहीं है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को, मैनेजर्स को हायर कर पाएँ। इसलिए इनका जो मैनेजमेंट होता है ना, कई बार गड़बड़ा जाता है, कई बार इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट सा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब आपको गवर्नमेंट की आदत तो पता ही है, नेता लोगों की आदत तो पता ही है, हर बार में कुछ ना कुछ इनको पंगे करने ही होते हैं। तो गवर्नमेंट सोचती है अगर अब ये फ्री में काम कर ही रहे हैं, ठीक है, भले के लिए काम कर ही रहे हैं, तो हम भी घुस जाते हैं और फालतू में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने लगती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इतना सा कमा रहे हैं। तो एक ड्रॉबैक ये भी है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप कम पैसा भी कमा रहे हैं ना, यानी मान लीजिए अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं साल का, 5 लाख का अगर आपका प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, 3 लाख का टैक्स लगा देती है, ठीक है। ये जस्ट एक मेरी अपनी रफ एस्टिमेटेड अमाउंट है, लेकिन होता ही ऐसा है कि जो प्रॉफिट अमाउंट जितनी रहती है, उनकी जितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसमें से भी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा टैक्स उठा लेती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, फालतू में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा लेती है, खूब सारे टैक्स रेगुलेशंस लगाती है, ठीक है, और भी बहुत इंटरफेयर करती है, जिससे उनकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब मेंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं और क्योंकि इनको अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो गवर्नमेंट को भी बतानी पड़ती हैं, तो क्या होता है, इनकी जो बातें होती हैं वो फैल जाती हैं। तो सीक्रेट नहीं रहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर की कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है, क्योंकि ये लोगों के भले के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी बातें भी क्या है, फैल जाती हैं, ठीक है, ये पब्लिक में भी कभी कभार चली जाती हैं। अब जो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसके अंदर भी क्या चल रहा होता है वो अक्सर हमें पता हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनकी बातें होती हैं ये काफ़ी अगर बड़े लेवल तक चले जाते हैं तो पब्लिक में भी वायरल हो जाते हैं, पब्लिक में भी पॉपुलर हो जाते हैं, और जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो फिर गवर्नमेंट का काम आपको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इनकी जो बातें होती हैं वो सीक्रेट नहीं रहती हैं। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। अब जैसे बताया ही था कि जहाँ लोग बढ़ते हैं वहाँ कलेश भी बढ़ते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ भी बढ़ती हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उतने अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो अब ये हुए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डीमेरिट्स, यानी क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल टिल हियर। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स, यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मकसद रहता है, ठीक है, वगैरह क्या क्या इनकी फीचर्स भी पढ़ लिए, मेरिट्स भी पढ़ लिए, डीमेरिट्स भी पढ़ लिए। अब बेसिकली ये क्या काम करते हैं, किन किन टाइप्स की होती हैं, वो हम पढ़ेंगे इधर। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर्स, यानी हम जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ग्राहक, ठीक है, ग्राहक, हम जैसे ग्राहक, ठीक है। जॉइन टुगेदर टू गेट स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अलग अलग सामान लेने जाएंगे, ठीक है,
तो हो सकता है आपको कुछ लोगों को 50 का मिल रहा है, कुछ लोगों को 80 का मिल रहा है, कुछ लोगों को 100 का मिल रहा है। लेकिन अगर आप संगठन बना लेते हैं, अगर आप जुड़ जाते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बन जाते हैं, तो आपको फिक्स प्राइस में मिलेगा। ठीक है, आप जब इकट्ठे जाओगे, ठीक है, इकट्ठे जाओगे तो ऑफकोर्स होलसेलर के पास ही जाओगे, तो आपको वो सामान फिक्स प्राइस में मिलेगा। ठीक है, इक्वालिटी में मिलेगा। आए बात समझ में? तो इधर क्या नाम से पता चल रहा है, कंज्यूमर्स, यानी आप जैसे और मेरे जैसे लोग जब जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो मेंबरशिप ले लेते हैं, तो क्या हो जाती है, वो एक कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट आती है प्रोड्यूसर यानी कुछ सामान बनाने वाले। Small producers join together to get raw materials, inputs, machinery, latest technology which they cannot afford even individually। अब क्या होता है ना, जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो अगर अलग अलग लेने जाते हैं ना, तो उनको सामान, टेक्नोलॉजी का या कुछ भी सामान हो गया जो उनकी एसेंशियल है, उनके लिए ज़रूरी है, वो उनको बहुत महंगे दामों में मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर ये संगठन बना लेते हैं तो जो सामान, जो प्रोडक्शन में सामान ज़रूरी होता है, वो उनको सस्ते रेट में मिल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जाते हैं कुछ सामान लेने, तो उनके पास क्या होता है, एक अलग लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो देख के उनको सामान काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, जिससे उनकी इफिशिएंसी में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स हो गए, इनपुट्स हो गए, यानी छोटा मोटा सामान हो गया, मशीन्स हो गई, जो टेक्नोलॉजिकल मशीन्स भी हो गई, या नॉर्मल कोई प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, तो वो सब ये सब ले सकते हैं अगर वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग यानी समझ आ ही रहा है, बेचना सामान दूसरों तक। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट ए मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, दे जॉइन टुगेदर to distribution of their products at competitive prices। यानी क्या होता है, अगर आप अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग मार्केट कर रहे हैं, अलग अलग बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कत जाती है, क्योंकि लोग मना करते हैं कि नहीं यार, हमें तो इधर सस्ता मिल रहा है, तो हम तो उनके पास जाएंगे, आपके पास क्यों जाएंगे। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में आ जाते हैं, तो आप एक प्राइस फिक्स करके उसी दाम पे, उसी प्राइस पे अपने गुड्स को बेच सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आती है कोऑपरेटिव क्रेडिट। अब क्रेडिट शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये उधार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, persons find it difficult to get loan can join together to save themselves from the exploitation of money lenders and get loans at reasonable rate of interest। यानी जब इंसान एक अकेला लोन लेने जाता है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, और वो एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रीपे कर पाना। ठीक है, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाना। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको जो लोन्स रहते हैं वो रीजनेबल रेट पे, वो अफोर्डेबल रेट पे मिल जाते हैं। यानी इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन उतना हाई फाई इंटरेस्ट नहीं लगेगा जितना आप अकेले एक लोन लेने जाएंगे। ठीक है, तो क्रेडिट यानी जब आपको पैसा उधार पे चाहिए होता है, वो नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, फिर आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब इसके भी नाम से समझ आ रहा है, फार्मर्स जॉइन टुगेदर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। यानी जो फार्मर्स होते हैं ना, वो फार्मर्स के साथ भी क्या है, जो फार्मर्स लोग भी होते हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब होते हैं। ठीक है, तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपनी फार्मिंग के लिए काफ़ी हैवी मशीनरीज या इतनी महंगी सामान खरीद पाए। तो अगर वो उस फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको जो सामान होता है वो अफोर्डेबल, रीजनेबल रेट्स में मिल जाता है। ठीक है, तो यानी जो मकसद है वो यही है कि आपको जो सामान दिलाना है या मंगाना है, जो भी है, वो आपको अफोर्डेबल रेट में ही मिलता है। लेकिन इसके भी ना डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, जिसके फार्मिंग का अलग, मार्केटिंग का अलग, प्रोड्यूसर्स का अलग। ठीक है, अब लास्ट आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। पीपल सीकिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जॉइन टुगेदर टू गेट हाउस ऑन ईजी टर्म्स एंड इंस्टॉलमेंट्स। यानी जिन लोगों को अपना घर खरीदना होता है, ठीक है, अगर वो ऐसे ही किसी रियल एस्टेट डेवलपर के पास जाते हैं, तो उनको जो घर होते हैं बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सोसाइटी वाले होते हैं, पूरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, वो जाती है रियल एस्टेट डेवलपर के पास। ठीक है, फिर रियल एस्टेट डेवलपर उनको मकान बना के देते हैं, यानी घर बना के देते हैं, फ्लैट बना के देते हैं। फिर ये जो घर बनते हैं ना, ये उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जितनी वो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनका जितना कैपिटल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना, वो पहुंचते हैं रियल एस्टेट डेवलपर के पास। ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर के पास।
रियल इस्टेट डेवलपर के पास पहुंचते हैं, और जो रियल इस्टेट डेवलपर होता है वो उनके छोटे छोटे फ्लैट्स या मकान बना के देता है, और फिर क्या होता है एंड में कि जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको उतने ही फ्लैट्स या उतने ही उस दाम पे मिल जाते हैं जितना उनका कैपिटल था। अगर मान लीजिए कोई 10 लाख का कंट्रीब्यूशन लेके आया था, ठीक है, सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उसको उतने का ही फ्लैट मिलेगा, ठीक है, उतने का ही मकान मिलेगा, उतने का ही फ्लैट मिलेगा जिसकी कीमत 10 लाख रुपए, यानी उतना ही रेशियो मिलेगा। अगर कोई 5 लाख का कैपिटल लेके आया था तो उसको भैया 10 लाख का फ्लैट थोड़ी ना पकड़ा देंगे। तो यानी जितनी आप अपनी कैपिटल लेके आए हो आपको उतना ही फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन आपको उतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये सब थे हमारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर 6 मार्कर में पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, और आपको कैसे पढ़ना है कि आपको बस नाम से याद हो जाएगा। जैसे कि कंज्यूमर है तो ग्राहक हुए, ठीक है, प्रोड्यूसर है यानी बनाने वाले, मार्केटिंग है यानी बेचने वाले, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप आराम से बना सकते हैं अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, और आपको नाम से भी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने नाम ही सुन लिया ना तो आप किसी एक्सप्लेनेशन भी अपने मन से बना सकते हैं अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो, ठीक है। फिर ही रहती है क्रेडिट, यानी जिनको पैसों में प्रॉब्लम होती है, लोन वगैरह नहीं मिल पाती, ठीक है। फार्मिंग यानी फार्मर्स वगैरह के लिए, हाउसिंग यानी वही फ्लैट्स, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए हैं अच्छे से। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो आई होप आपने नोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ गया है भैया जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी महाराजाओं का महाराजा, शहंशाह फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी मोस्टली फॉलोड वे है मिलियनेयर बनने का, अरबपति करोड़पति बनने का। ये सबसे अचूक उपाय है, ठीक है। वैसा नहीं है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप से नहीं बन सकते हैं अरबपति करोड़पति, उससे भी बन सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली बहुत कॉमन वे यही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन ए लार्ज स्केल। यानी अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोला ना, वो इसलिए बोला क्योंकि मुझे आपको अपने शब्दों में समझाना है, ठीक है। तो यानी अगर आपको एक्टिविटीज बहुत लार्ज स्केल पे करनी है, बहुत बड़े लेवल पे करनी है, तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं, इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं कि क्या होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी तो मैंने आपको बस ये डेफिनेशन बताई है, काइंड ऑफ डेफिनेशन बताई है। अब पढ़ेंगे हम इसके फीचर्स, ठीक है। ये है क्या सब इसके फीचर्स, ठीक है। तो पहला आता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी इसका अलग कानून की नजर में एक अलग दर्जा है, ठीक है। A company can carry on business, buy and sell assets, enter into contract with outsiders in its own name। यानी जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है वो क्या करती है, वो अपने नाम पे, कंपनी के नाम पे दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, अपना सामान बेच सकती है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं टाटा वालों के साथ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि लिखेंगे मुकेश अंबानी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है रतन टाटा के साथ, ऐसा तो हम लिखेंगे नहीं जी, नहीं। इधर प्रॉपरली कंपनीज का नाम यूज किया जाता है, कंपनीज ही प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लॉ की नजर में कंपनी की एक अलग एग्जिस्टेंस है, एक अलग एंटिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि नकली इंसान जैसे है। It is an artificial person created by law. Its operations are performed by the elected representatives of members. ये लॉ की नज़र में एक नकली इंसान है, ठीक है। अब इंसान कैसे है, नकली इंसान कैसे है। अब ऑफ कोर्स कंपनी चल तो सकती नहीं, खाना तो खा नहीं सकती, पानी तो पी नहीं सकती है, ठीक है, लेकिन ये सारा अपना काम खुद कर सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, ये अपना सामान बेच सकती है वगैरह, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकती है, सब कर सकती है। लेकिन इसको करता कौन है, इसके करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं जस्ट अभी, लेकिन अभी आपको ये बता देती हूँ कि लॉ की नज़र में कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कौन है, हम हैं, आप हैं, लेकिन जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्योंकि वो सारा काम कर लेती है जो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए है बड़े लेवल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन,
लीगली कंपल्सरी फॉर ए कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी वालों के लिए लीगली कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होना ही है। ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं हो रहे हैं तो आपकी कंपनी कहलाएगी ही नहीं। तो यानी इसमें मैंडेटरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे ऐसे नहीं खोल के बैठ गए बोल रहे हो हाँ भैया हम बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन लेना यहाँ बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी चलती है जिंदगी, लाइफ के वो कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, भैया बस वही प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं। The death, insolvency or incapacity of any member does not affect the existence of company. Life of the company can come to an end through legal procedure of finding up. यानी अगर कोई मेंबर, किसी मेंबर का दिवाला निकल जाता है, कोई मेंबर पागल हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो भैया कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी तो चलती ही रहेगी जैसे चल रही थी। ठीक है, कंपनी कब बंद होती है? जब वाइंडिंग अप की प्रोसेस फॉलो होती है, तो खोलने के लिए इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस फॉलो की जाती है और बंद करने के लिए वाइंडिंग अप की प्रोसेस फॉलो की जाती है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट आता है कॉमन सील। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन ऑफ द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। यानी कंपनी की कॉमन सील भी होती है। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपना साइन तो खुद कर नहीं सकती, अब मैं अपना साइन खुद कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, लेकिन कंपनी की एक अलग सील होती है जिससे ये पता चलता है कि कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकती है। अब ऑफ कोर्स जब हम पार्टीज के साथ डील करते हैं तो उधर सिग्नेचर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कंपनी खुद तो करेगी नहीं, तो कंपनी की अलग से इसकी सील होती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, फिर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर्स, यानी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, ठीक है, 5-6 महीने तक मैंने अपने पास रखे, फिर उसके प्राइस थोड़े बढ़े तो मैंने बेच दिए किसी और को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, शेयर्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। आप खरीदो बेचो, बेचो खरीदो, ये जो खरीदने बेचने वाली प्रोसेस है वो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो ये खरीदना बेचना है, ये क्या है, ट्रांसफर करना, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी ओनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है। ठीक है, द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब भैया कंपनी के डिसीजंस कौन लेता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। कौन लेते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी खुद तो ले नहीं सकती ना भैया, अब मुझे क्या करना है ये मैं खुद सोच सकती हूँ, लेकिन क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके डिसीजंस कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, यानी आप लोग इलेक्ट करते हो। अब ऐसा मत बोलना कि हम कहाँ इलेक्ट करते हैं, यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आप शेयर होल्डर कहलाएंगे, और ये शेयर होल्डर्स जो होते हैं सारे वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं कंपनी के डिसीजंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेड लिएबिलिटी। द लिएबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी, यानी आपकी जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है आपकी लिएबिलिटी भी उतनी ही बनती है। अगर मान लीजिए मैंने रिलायंस के 10,000 के शेयर खरीदे हुए हैं तो मेरी लिएबिलिटी भी उतनी ही बनती है। अगर कंपनी डूब भी जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज डूब भी जाए, तो भैया मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरे जो 10,000 रुपये हैं मुझे तो बस उनसे ही मतलब है। ठीक है, तो आपका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है आपकी लिएबिलिटी भी उतनी ही है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, आपकी अनलिमिटेड लिएबिलिटी रहती है। वही ये जो पॉइंट है लिमिटेड लिएबिलिटी वाला, यहाँ फायदा बन जाता है। आई बात समझ में? तो इसके क्या फीचर्स हैं? इसकी एक अलग लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, अब भैया चल फिर तो सकती नहीं है, तो काम तो होना ही है ना, तो काम कौन करता है? इसके बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। रजिस्ट्रेशन इज वेरी मैंडेटरी, कंपलसरी ही है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, यानी चलती है गाड़ी इसकी तो, ठीक है, कोई आए जाए मरे जी इसको कोई मतलब नहीं होता, कंपनी तो चलती ही रहती है। फिर आता है कॉमन सील। अब भैया खुद तो साइन करेगी नहीं ना, तो इसकी अलग से अपनी कॉमन सील होती है। फिर आता है शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी, यानी शेयर्स को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं जब आपका मन चाहे। फिर आता है ओनरशिप और कंट्रोल डिफरेंट रहता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बीओडी को इलेक्ट करते हैं, और जो बीओडी होती है वो डिसीजंस लेती है कंपनी के। फिर आता है लिएबिलिटी लिमिटेड रहती है, यानी आपका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है आपकी लिएबिलिटी भी उतनी ही रहेगी। तो ये हमने फटाफट फीचर्स को कर लिया सम अप। अब बढ़ते हैं हम मेरिट्स की ओर, यानी फायदों की ओर। अब भैया फीचर्स अच्छे से पढ़ लिए ना, तो बस वही चीज़ अब रिपीट हो रही है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो पहला है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी आपका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है आपकी लायबिलिटी भी उतनी ही है, कोई ज़रूरत नहीं है होशियार बनने की, ठीक है। आपका जितना कैपिटल बस आपकी लायबिलिटी भी उतनी ही, आपको बस उससे ही मतलब होना चाहिए, बाकी आपको पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कोई मरे जिए, ठीक है, कंपनी तो चलती ही रहेगी, ठीक है। इनफैक्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं अगर उनको भी कुछ हो जाए, जैसे कि जो कंपनी के सीईओ कौन थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, धीरूभाई अंबानी, अब वो ऊपर चले गए तो ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई, खत्म हो गई, नहीं, उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, उसको कौन चला रहा है, उनकी बहू बेटे, ठीक है, मुकेश अंबानी, उनका फिर बेटा अनंत अंबानी वगैरह, ठीक है, उनकी वाइफ मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी, बीओडी अब कौन है, उनके बेटे बहू ही हैं, ठीक है, उनका पोता पाती हैं। तो क्या मतलब है कि अगर कोई मरे जिए आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो वैसे की वैसी चलती ही रहती है, ठीक है। चलती का नाम है जिंदगी, जैसे बोलते हैं ना, वैसी चलती का नाम है कंपनी। फिर आता है इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफिशिएंट मैनेजमेंट इसलिए अब कंपनी है क्योंकि इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, सीईओ होते हैं, भाई डायरेक्टर्स होते हैं, तो अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो उनका जो मैनेजमेंट रहता है वो भी काफ़ी इफिशिएंट रहता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े रहते हैं कंपनी से, तो उसका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सॉलिड होता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी जो भी शेयर्स की बात की ना भाई, आप भैया आपका मन भर गया, आप अगर आप शेयर्स अपने बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेचिए और चले जाइए इस कंपनी से, ठीक है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इस कंपनी में रुकना है, ठीक है। जब मेरा मन चाहेगा मैं शेयर्स बेचूंगी और चली जाऊंगी इस कंपनी से, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी ग्रोथ और एक्सपेंड आराम से हो सकती है क्योंकि कंपनी के पास पैसा बहुत होता है, जो फंड्स रहती हैं, जो कैपिटल रहती है वो लोगों द्वारा मिलती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स द्वारा मिलती है, उनके पास ह्यूज कैपिटल रहती है, तो ये आराम से एक्सपेंड हो सकती है। अब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ थोड़े तक ही सीमित नहीं है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ट्रेंड्स है, जियो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो वो ग्रोथ और एक्सपेंड होती रहती है क्योंकि उनकी जो शेयर कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, यानी दे हैव ह्यूज शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कंपनीज एक्सपेंड आराम से हो सकती है क्योंकि उनके पास जो कैपिटल होता है वो बहुत ह्यूज रहता है। फिर नेक्स्ट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब वही हो गया कि जो कैपिटल रहती है इनके पास बहुत रहती है, ह्यूज कैपिटल रहती है, ह्यूज कैपिटल, क्योंकि ये जो कैपिटल होती है वो कौन देता है, शेयर होल्डर्स देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके पास यानी जनरल पब्लिक से पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो इनके पास जो कैपिटल रहती है वो इनके पास अनलिमिटेड रहती है, बहुत रहती है, ठीक है। ऐसे कंपनी जैसे कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जितने लोग हैं बस उतना ही कैपिटल लेके आ सकते हैं, लेकिन कंपनी में क्या होता है, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो भैया अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होंगे वो उतना ही पैसा लेके आएंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है, जो कैपिटल होती है वो अनलिमिटेड, वो बहुत यूज रहती है, ठीक है। अब पढ़ लिए फायदे, अब बढ़ते हैं हमारे ड्रॉबैक्स की तरफ, यानी डीमेरिट्स की तरफ, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, यानी इसकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है, बहुत टिपिकल रहती है, बाकी सारी जितनी जो पार्टनरशिप की हुई, प्रोप्राइटरशिप की हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की हुई, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन ना बहुत ईजी रहती है, आराम से आप इसको खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी फॉर्मेशन ना बहुत टिपिकल रहती है, आपको ROC के पास जाना पड़ सकता है, आपको NCLT के पास जाना पड़ सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आपकी इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो क्या रहता है, टिपिकल प्रोसेस रहती है ये, इसे हम क्या बोल सकते हैं, टिपिकल प्रोसेस होती है। फिर होता है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब भाई अगर सीक्रेसी मेंटेन क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो कंपनी होती है ना उसको वक्त वक्त के साथ अपने जो डिसीजंस होते हैं वो शेयर करने पड़ते हैं उसके शेयर होल्डर्स के साथ, यानी पब्लिक में। तो भैया पब्लिक में आप बातें बता रहे हो तो आपके सीक्रेट्स कैसे मेंटेन रहेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइवेट नहीं रह पाती, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाती है, ठीक है। अब यही फायदा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, क्योंकि एक इंसान की जो बातें होती हैं उसी तक रहती हैं, लोगों तक वो पहुंचाता ही नहीं है अपनी बातें, तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। लेकिन यही इधर डीमेरिट हो जाता है, ठीक है, कि सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती है। फिर आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, यानी इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट यानी जो कंपनी होती है वो बहुत बड़ी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है, बहुत प्रोफेशनल, हाई फाई, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो वो जो पर्सनल टच होता है ना वो नहीं आ पाता है। जो बड़े बड़े जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो टॉप लेवल के रहते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप उनसे मिलना भी है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वो जो पर्सनल टच होता है ना वो खो जाता है इधर, तो इसलिए बोलते हैं इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। और जितने ज़्यादा लोग होते हैं भाई उतनी ज़्यादा
उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं, उतने ज़्यादा क्लेश भी होते हैं। तो वो जो पर्सनल टच रहता है ना, वो घरेलू फील जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस वो नहीं आती है अगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है न्यूमरस रेगुलेशंस। अब इस पे बहुत सारे रेगुलेशंस मतलब गवर्नमेंट अप्लाई करती है। गवर्नमेंट तो करती है, कंपनीज एक्ट जो है उनके इतने ढेर सारे रेगुलेशंस है कि आपको मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। फिर अगर सेबी के अलग रेगुलेशंस होते हैं, सेबी यानी जो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, उसके अलग रेगुलेशंस होते हैं, आरओसी के अलग होते हैं, एनसीएलटी के अलग होते हैं, तो उसमें बहुत कानून कायदे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिले इन डिसीजंस। डिले इन डिसीजंस यानी क्यों, अब जो डिसीजंस कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है, पब्लिक करती है, शेयर होल्डर्स करते हैं। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने सारे डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो जो डिसीजन होते हैं वो डिले होते जाते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बड़े प्रोफेशनल हाईफाई होते हैं, ठीक है, तो वो रेगुलरली तो मीट कर पाना उनके लिए मुश्किल है, तो एक दिन मिले डिसीजन नहीं बन पाया, फिर वो एक हफ्ते बाद मिलेंगे क्योंकि एक डायरेक्टर कहीं निकल गया, दूसरा कहीं निकल गया, तो जो उनके डिसीजंस होते हैं ना वो डिले होते जाते हैं, क्योंकि एक तो लोग भी बहुत सारे होते हैं, दूसरा वो प्रोफेशनल रहते हैं, हाईफाई रहते हैं। चलो अगर कोई बड़ी कंपनी नहीं भी हुई, कोई अगर छोटी कंपनी भी हुई ना, तो उसमें भी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा ओपिनियंस, उतने ज़्यादा आइडियाज़, तो वैसे ही जो डिसीजंस होते हैं वो भी डिले हो जाते हैं, ठीक है, उनमें वक्त लग जाता है। जहाँ डिसीजन एक हफ्ते में बनना चाहिए था, वहां 2-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। यानी इसमें क्या होता है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना अपनी अपनी बहुत चलाते हैं, वो ये बॉदर नहीं करते हैं कि शेयर होल्डर्स के साथ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए वगैरह, नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनकी अपनी इंटरफेरेंस बहुत रहती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ का मैनेजमेंट कैसा रहता है, ओलिगार्किक यानी इंटरफेरेंस बहुत रहती है, इंटरप्शन बहुत रहती है। तो वैसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ इंटरफेरेंस बहुत होती है, इसलिए यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो ओलिगार्किक है, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। अब भैया जैसे बताया ही था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ओपिनियंस वैरी करेंगे, उतने ज़्यादा आइडियाज़ डिफर करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही लड़ाइयाँ होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं अलग अलग लोगों की, वो बोलते हैं जितनी उतनी बातें, तो वैसे ही जितने ज़्यादा लोग होते हैं सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो गई डीमेरिट्स, यानी क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। अभी हमने क्या पढ़ा था, मेरिट्स पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। इन फीचर्स से ही आप आराम से, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप आराम से मेरिट्स और डीमेरिट्स आप आराम से ड्रॉ आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ रिपीट हो जाता है, काफ़ी कुछ सेम हो जाता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि अगर मान लीजिए अगर पेपर में फीचर्स भी आ गए और मेरिट्स भी आ गए, तो जो आपने फीचर्स में लिखा है ना, आप एग्जैक्टली वही मत कॉपी कर देना मेरिट्स में भी। आपको अपनी थोड़ी लैंग्वेज, आपको अपनी थोड़ी एक्सप्लेनेशन चेंज करनी पड़ेगी, वरना टीचर कहेगा भैया एक एक बात तो बोल रहा है, जब उसके नंबर काट देती हूँ, तो हो सकता है आपका टीचर आपके नंबर काट दे, इसलिए आपको अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बाकी अगर आप फीचर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर गुड इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो फिर भैया कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप अच्छी एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, तो डीमेरिट्स पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे कंपनीज के क्या टाइप होते हैं। तो कंपनीज के बेसिकली टाइप होते हैं 3। पहली होती है प्राइवेट, दूसरी होती है पब्लिक और तीसरी होती है 1 पर्सन। 1 पर्सन से समझ आ रहा है, एक बंदे वाली कंपनी, 1 मैन कंपनी। प्राइवेट कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसमें लोग तो हों लेकिन लिमिटेड हों, ठीक है। और पब्लिक कंपनी यानी भैया इन्फिनिटी शेयर होल्डर्स, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड आता है टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहला आता है एज पर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अगर भैया प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ये सेक्शन मेंटेन कर लिख देते हैं ना, तो आपका टीचर एकदम इम्प्रेस हो जाएगा कि अरे बच्चे को सेक्शन नंबर भी याद है। ये सब हम CS में पढ़ते थे, लाइक हमें सेमी क्वालिफाइड CS, तो ये सब हम CS में पढ़ते थे। कंपनीज वगैरह के बारे में ही बहुत कुछ है, कंपनी लॉ कोर सब्जेक्ट होता है CS का। खैर ये सब हम कभी फिर बात डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, अभी हम ये जान लेते हैं।
So private company means a company which buys articles restrict the right to transfer its shares, यानी आप इसके शेयर्स बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जब आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं कंपनी से अपने शेयर्स बेच के, लेकिन इधर आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है, आप पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है यानी। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 ही लोग हो सकते हैं। अब ऑफकोर्स एक बंदा तो कंपनी खोल के बैठेगा नहीं, हाँ खोल सकते हैं 1 पर्सन कंपनी, वो डिफरेंट होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही और मैक्सिमम होने चाहिए 200, यानी पार्टनरशिप वाला क्राइटेरिया भी इधर ही फॉलो हो रहा है। एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, यानी जो आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयज है और पास्ट एम्प्लॉयज है, यानी जो आपके साथ एसोसिएटेड अभी हैं और जो पहले भी एसोसिएटेड थे, यानी जो पहले भी आपके साथ काम करते थे ना, उनको छोड़ के आपके पास मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं और मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे ना हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, एक्सक्लूडिंग, तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, एक्सक्लूडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, लोगों से कैपिटल नहीं मांगती है। जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो लोगों को इन्विटेशन देती है कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, शेयर्स खरीदिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेल्फ सफिशिएंट बनती है, यानी ऐसा ये अपने आप को समझती है कि नहीं भैया हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो पब्लिक से फंड्स नहीं रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी मना होता है प्राइवेट कंपनी को कि वो अपनी जो फंड होती है जनरल पब्लिक से रेस करे। आई बात समझ में। तो प्राइवेट कंपनी के अब बच्चे पता क्या करते हैं, जब प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा होता है तो पता क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं व्हाट इज ए प्राइवेट कंपनी, तो बच्चे लिख देते हैं प्राइवेट कंपनी से कंपनी विच इज़ नॉट ए पब्लिक कंपनी। भैया ये क्या बात होती है, ये कोई डेफिनेशन होती है। तो अगर आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है, तो अगर आप इस पर 3 पॉइंट से लिख देते हो ना, तो आपको आराम से पूरे के पूरे नंबर लिख जाते हैं। और अगर आप ये सेक्शन मेंटेन कर देते हो, सेक्शन लिख देते हो, तो सोने पे सुहागा भैया, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। कर लिया नोट, अब आगे बढ़ूं, ठीक है भाई। अब है नेक्स्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या बोलती है, चलो भाई जान लेते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, पब्लिक कंपनी इज द वन विच हैज 7 मिनिमम मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 7, ठीक है, और मैक्सिमम नो लिमिट यानी इनफिनाइट, ठीक है। जितने मर्जी मेंबर्स ऐड हो जाए उनको कोई परवाह नहीं, उनके पास बस पैसा आ रहा है, ठीक है, उनकी तो भैया कैपिटल रेज हो रही है, ठीक है, फंड्स रेज हो रहे हैं। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी आप उनके शेयर्स खरीदो बेचो, कंपनी ज्वाइन करो शेयर्स खरीद के, कंपनी एग्जिट करो शेयर्स बेच के, उनको कोई परवाह नहीं है, हमारी जगह कोई और आ जाएगा, ठीक है, उनका यही फंड है आपकी जगह, यानी अगर आप शेयर खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। फिर इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज, और ये जनरल पब्लिक से अपनी फंड रेस करते हैं, ठीक है, यानी अपना आईपीओ लाते हैं। आईपीओ यानी होता है जब ये कंपनी पहली बार कंपनी लॉन्च होती है, पहली बार जब लोगों से पैसा मांगती है ना, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या बोलते हैं, आईपीओ। इनिशियल यानी सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहली बार जब वो पैसा मांगती है लोगों से तो उसे बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। तो यानी ये जो पब्लिक कंपनी रहती है ये जनरल पब्लिक से भी पैसा रेस करती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है, इसकी जो फीचर्स ऑपोजिट है प्राइवेट कंपनी के। यानी प्राइवेट कंपनी में क्या था, कितने मेंबर्स होने चाहिए इसके, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और इधर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इधर मिनिमम 7 है, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। और फिर इधर क्या है, प्राइवेट में क्या है कि वो प्रोहिबिट करती है, यानी मना करती है कि आपको शेयर्स नहीं बांटने हैं, ठीक है, आपको पब्लिक से पैसा नहीं रेस करना है। वैसे पब्लिक में क्या होता है कि वो तो हाँ भैया वो तो कहते हैं हम तो रेस करेंगे जनरल पब्लिक से। तो अगर आप प्राइवेट को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप पब्लिक कंपनी की जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से खुद ही बना लेंगे, बिकॉज ये ओपोजिट ही है, ठीक है, इनमें डिफरेंस है काफ़ी, ठीक है। आई बात समझ में। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसके मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम इनफिनाइट, और ये जो होती है अपनी शेयर्स को ट्रांसफर करने देती है, यानी आप खरीदिए बेचिए, कोई मतलब नहीं है उनको, आपकी जगह कोई और आ जाएगा, ठीक है। और ये जनरल पब्लिक से भी पैसा मांगती है, यानी फंड रेज करती है, ठीक है। आई बात समझ में।
अब पढ़ लिया हमने प्राइवेट और पब्लिक के बारे में, अब हम पढ़ेंगे 1% कंपनी। तो भाई ये सीधी सादी कंपनी है, ज़्यादा इसके में मगजमारी नहीं करनी इसके बारे। एन ओपीसी मीन्स ए कंपनी विथ ओनली 1% एज इट्स मेंबर्स, यानी इस कंपनी में बस एक ही बंदा रहता है, एक ही मेंबर रहता है, इसलिए ये कहलाती है 1% कंपनी। अब इसके फीचर्स जो होते हैं ना प्राइवेट कंपनी के साथ मिलते हैं, यानी ये लोगों से पैसा नहीं मांगती, पैसा रेस नहीं करती, ना ही अपनी जो सिक्योरिटीज शेयर्स रहते हैं वो बेचने खरीदने देती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कंपनी है, बस इसमें इतना याद रख लो, एक बंदे वाली कंपनी है, इसलिए नाम है इसका 1% कंपनी। ठीक है, तो यही जो बंदा रहता है, यही डायरेक्टर रहता है, यही ओनर रहता है, ठीक है, यही सब कुछ रहता है, यही मेंबर रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंपनी के 3 टाइप्स पढ़ लिए, प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं। चॉइस, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, देखो लास्ट बोल रही थी, लास्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ ए फॉर्म ऑफ बिजनेस। यानी जब आप बिजनेस खोलते हो तो आपके पास क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको, आप बिजनेस खोलते हो तो आपके दिमाग में क्या आइडियाज होने चाहिए, आपको क्या सोच के किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन खोलनी चाहिए, किस फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहिए। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। सारी चीज़ों के बारे में, सारे फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जान लेते हैं कि क्यों हमें, किस ऑप्शन के बारे में हमें मूव करना चाहिए, यानी हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, किसी इंसान के लिए क्या, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म उसके लिए बेस्ट रहेगा, सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का क्या नेचर है। अगर बिजनेस में पर्सनल अटेंशन चाहिए, 1-to-1 अटेंशन चाहिए, तो भैया आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ही और पार्टनरशिप ही प्रेफर्ड है। यानी अगर आपको लोगों से डायरेक्ट टच में रहना है, ठीक है, अब मैं भैया मेरे मेकअप स्टूडियो का काम है, तो जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं, वो मेरे साथ डायरेक्ट टच में है। ठीक है, तो मेरा क्या काम है? सोल प्रोप्राइटरशिप का काम है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या है? डायरेक्ट टच, पर्सनल टच बना रहता है। ठीक है, तो अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस है पर्सनल वाला, आपको लोगों से जुड़े रहना है, तो भाई आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल कंसिडरेशन, यानी इफ द बिजनेस रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, यानी अगर किसी बिजनेस को फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, तो उसको जाना चाहिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो जनरल पब्लिक से भी कैपिटल रेज कर सकता है। लेकिन अगर किसी को बहुत कम कैपिटल में ही अपना काम खोल सकता है, तो उसको जाना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। बिजनेस रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस, प्रेफर्स सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जिस बिजनेस में कम पैसा लगता है, कम इन्वेस्टमेंट लगती है, उनमें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाता है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का। लेकिन जिन बिजनेस एक्टिविटीज़ में ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी बहुत सारा कैपिटल लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो वो जाते हैं भैया कंपनी फॉर्म में। अगर आप बस इन पॉइंट्स को भी, सब हेडिंग्स को भी याद कर लेना, तो भैया ये तो जो एक्सप्लेनेशन है वो चुटकियों में बना लोगे, चुटकियों में, क्योंकि अभी तक हमने इतने अच्छे से पढ़ा, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं ना, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। तो अगर आप बस इनके सब हेडिंग्स भी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं ना, तो अंदर की एक्सप्लेनेशन तो यूं चुटकियों में बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, 110% श्योर हूँ मैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। इफ द बिजनेसमैन डिजायर्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, देन ही प्रेफर्स सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी अगर किसी इंसान को अपने बिजनेस पे पूरा पूरा हक चाहिए, वो नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा के इंटरफेयर करे, कोई भी और इंसान हक जमाए, कंट्रोल करे, तो उसको भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में ही जाना चाहिए। अब मैंने मेकअप स्टूडियो क्यों खोला था? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भैया कोई और आके इंटरफेयर करे। ठीक है, फिर आता है इफ द बिजनेसमैन डजंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल, देन ही कैन गो फॉर ए पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म, यानी अगर किसी बिजनेसमैन को ये इफेक्ट नहीं करता, ये चीज़ उसको बॉदर नहीं करती कि वो उसको अपना कंट्रोल शेयर करना पड़ रहा है, तो वो कंपनी या पार्टनरशिप में भी जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चॉइस की ओर बढ़े। हाँ जी, तो नेक्स्ट चॉइस है हमारी लायबिलिटी। फॉर हाई रिस्क ऑफ वेंचर पीपल प्रेफर कंपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपकी लायबिलिटी क्या होती है, जो कंपनी में रहती है उतनी ही रहती है जितना आपका कैपिटल है। ठीक है, जितना आपकी कैपिटल है, आपकी लायबिलिटी भी उतनी ही रहती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपका लायबिलिटी वाला सीन देख रहे हो, अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, तो आपको कंपनी वाले में जाना चाहिए, कोऑपरेटिव वाले में जाना चाहिए। बट इफ इट डजंट बॉदर यू लायबिलिटी वाली बात, तो भैया आप सोल प्रोप्राइटरशिप
पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस शुड प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। यानी अगर आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहते हो, आपको नहीं फर्क पड़ रहा, अगर आप खुद ही सेठ बनना चाहते हो, बिल्कुल आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, कोई इंटरप्शन कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हो, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म ही खोलना चाहिए। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट फॉर्म में जाना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए कंपनी में, ठीक है। वेयर इज मेकिंग चेंजेस बिजनेस कंपनी फॉर्म। लेकिन कंपनी फॉर्म में क्या होता है कि चेंजेस वगैरह भी होते ही रहते हैं, ठीक है। पॉलिसीज वगैरह चेंज होती रहती हैं क्योंकि कंपनी पे बहुत सारे रेगुलेशंस इम्पोज रहते हैं गवर्नमेंट के, एनसीएलटी के, कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह के। तो अगर आप स्ट्रिक्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं, अगर आप इनफ्लेक्सिबल होना चाहते हैं तो कंपनी फॉर्म में जाइए। लेकिन अगर आप खुद ही सेठ बनना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो भैया जाइए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। इफ बिजनेस वांट इजी फॉर्मेशन देन मोस्ट सुटेबल फॉर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप वेयर इज देयर आर मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन कंपनी फॉर्म एंड कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहते, अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं चाहते हैं, अगर आप आराम से अपना बिजनेस धंधा खोलना चाहते हैं, तो आपको खोलना चाहिए पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ना के बराबर रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज के रेडी हैं, ठीक है, अगर आप रेडी हैं कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज को फेस करने के लिए इतनी जो हैसल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है उसको उसको फेस करने के लिए तैयार है, तो आप कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में खोल सकते हैं, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की लीगल फॉर्मेलिटीज भी रहती हैं लेकिन इतनी नहीं रहती जितनी कंपनी फॉर्म में रहती हैं, लेकिन कंपनी फॉर्म में सबसे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं, ठीक है। सो आई बात समझ में। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी। टेम्पररी बिजनेस शुड प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। यानी वैसे बात की ही थी कंटिन्यूटी के बारे में, यानी अगर आप पागल हो जाते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका बिजनेस भी उधर ही खत्म हो जाता है। यानी अगर आपको कुछ काम ऐसा भी करना है जो आपको कुछ टाइम के लिए ही करना है, तो हमने क्या पढ़ा था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपका मकसद पूरा हो जाता है तो आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं। तो अगर आप टेम्पररी वाले में जाते हैं कि आपको कुछ टाइम तक ही चलाना है, ठीक है, आपका लॉन्गर पर्सपेक्टिव नहीं है, तो आपको जाना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में। लेकिन अगर आप परमानेंट फॉर्म चाहते हो तो आपको जाना चाहिए कंपनी फॉर्म में, ठीक है, लॉन्ग रन नेचर में। यानी अगर आप दूर की सोचते हो, बहुत दूर की सोचते हो, तो आपको जाना चाहिए कंपनी में, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अब ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, उसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इधर इस पॉइंट में। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस शुड प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। यानी अगर आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा कंट्रोल, अगर आप किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, अगर आपका ये मन है कि भैया मैं तो 10 बजे उठ के 11 बजे मुझे अपने काम पे जाना है, तो भैया फिर आप जाओ, किधर जाओ, आप अपनी पार्टनरशिप या अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का ही काम खोल लो। लेकिन अगर आप अपने ऑपरेशन में फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप कंपनी फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। वेयर इज मेकिंग चेंजेस बिजनेस, वही जो हमने अभी पढ़ा है ना, जस्ट रिसेंट इधर जो हमने पढ़ा है मैनेजमेंट एबिलिटी में, वही है भैया कि अगर आपकी ऑपरेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप पूरा कंट्रोल चाहते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ही जाइए। लेकिन अगर आप चेंजेस बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कंपनी फर्म में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो हियर वी एंड दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन आपके पढ़ने की इच्छा खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बेशक अपना डाउट वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक, उन अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना है जो एक्चुअली में इसकी नीड रखते हैं, ठीक है। टिल द टाइम, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।